हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। इंजीनियरिंग में इंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, इंजन के सिस्टम पढ़ लिए और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल थे वो भी हमने कर लिए। कुछ अतिरिक्त न्यूमेरिकल थे जैसे कि फील्ड कैपेसिटी का हो गया या कोस्ट एनालिसिस के न्यूमेरिकल हो गए, वो हमने कर लिए। ट्रैक्टर के टाइप्स क्या थे वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद में हमारे सिलेबस में जो चीजें बच जाएगी वो ये बच जाएगा कि कृषि कार्य करने के लिए कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता होगी। ट्रैक्टर तो हमने पढ़ लिया, ट्रैक्टर इंजन से चलता है वो हमने पढ़ लिया, कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो सारी चीजें भी हमने पढ़ ली। लेकिन अब मशीनें कौन कौन से जोड़ेंगे ट्रैक्टर के साथ में, तो ऑब्वियस है कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मशीनें जोड़ी जाएंगी। प्राइमरी टिलेज करना है तो उसके लिए अलग मशीनें होंगी, सेकेंडरी टिलेज के लिए अलग मशीनें होंगी, सोविंग यानी बिजाई करने के लिए अलग मशीनें होंगी, उसके अलावा आपके इंटर कल्चरल ऑपरेशन यानी कि अंतर शस्य क्रियाएं करने के लिए अलग मशीनें होंगी। उनके अलावा अगर बात की जाए स्प्रेइंग के लिए, उनके लिए अलग मशीनें होंगी, और आपके हार्वेस्टिंग के लिए अलग मशीनें होंगी। और या फिर मैं इन्हें मशीनें ना बोल के मैं इन्हें इम्प्लीमेंट बोलना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मशीन किसे बोल देंगे, मशीन उसे बोलेंगे जिसमें खुद का इंजन हो, जिनमें खुद का इंजन थोड़ी होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें इम्प्लीमेंट बोलेंगे अपने, ताकि वो ट्रैक्टर से जोड़े जा सके और ट्रैक्टर से जोड़ने के बाद में उन्हें काम में लिया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका टॉपिक, आपका सिलेबस का पार्ट बाकी बचता है, जिन्हें हम पर डे, आज प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, कल सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स, इसी तरीके से एक दिन सोविंग इंप्लीमेंट्स कर लेंगे, एक दिन इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए काम में आने वाले इंप्लीमेंट्स कर लेंगे, फिर प्लांट प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट्स और हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इंप्लीमेंट्स। और जिस दिन हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इंप्लीमेंट कर लेंगे उस दिन आपके इंजीनियरिंग के इस कोर्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही इजी चीज है, मुश्किल पार्ट आपके बचा नहीं है। जो मुश्किल पार्ट, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, इंजन वाला कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एंजॉय करना लेक्चर्स को, स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल भी समझने की कोशिश करना, सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। अपने सिलेबस का पार्ट क्या है, अपने सिलेबस का पार्ट है प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स कौन से हैं और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स कौन से हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता कि टिलेज क्या होता है तो कैसे जानोगे प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस कौन से, प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स कौन से होंगे। वैसे तो टिलेज आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी डेफिनेशन वगैरह पूछी जा सकती है इनमें से। लेकिन मैं यहाँ पे टिलेज आपको बहुत विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा, टिलेज का केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि टिलेज ना तो आपके सिलेबस का हिस्सा है और मेरे अकॉर्डिंग आप टिलेज को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। ओके, तो बात करते हैं टिलेज के बारे में। सबसे पहले अगर टिलेज के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है। किस चीज के लिए, फसल उत्पादन के लिए फेवरेबल मृदा परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक यांत्रिक प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। फायदा क्या होगा इससे, फायदा ये होगा कि इससे जो मृदा होगी वो मृदा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी, जो अब आप दिमाग में एज्यूम कीजिए, दिमाग में एज्यूम ये कीजिए कि आपने क्या कर रखा है, वीट की खेती कर रखी है, गेहूं की खेती कर रखी है और गेहूं की आपने कटाई कर दी। तो गेहूं की कटाई करने के बाद में फील्ड के अंदर कैसा दृश्य होगा उस चीज को इमेजिन कीजिए। अब गेहूं की कटाई ऐसा तो होता नहीं कि आप जड़ों से उखाड़ देते हो प्लांट्स को, आप क्या करोगे, जमीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप किसी भी चीज को काम में लीजिए, आप मैनुअल हार्वेस्टिंग कीजिए, आप रीपर की सहायता से हार्वेस्टिंग कीजिए, चाहे आप कंबाइन की सहायता से हार्वेस्टिंग कीजिए, थोड़ा सा जो रूट एरिया होगा और रूट एरिया के ऊपर का जो पार्ट होगा जिसे हम डंठल बोल देते हैं, वो थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा पूरे फील्ड में। और पूरे फील्ड में जब वो रहेगा उस टाइम की सॉइल कंडीशंस कैसी होगी उसको फर्ज कीजिए। सेकंड चीज एक और रहती है कि सोइल इरोजन, आपने सुना होगा, मृदा क्षरण। सोइल इरोजन क्या चीज होती है भाई, सोइल इरोजन के लिए क्या हो जाएगा, जब पानी गुजरेगा वहां से तो क्या होगा, मृदा अगर ढीली होगी, टाइटली पैक्ड नहीं होगी, तो क्या होगी, मृदा से आवश्यक जो पोषक तत्व होंगे उनके अपने साथ बहा करके ले जाएगी। इसको हम सोइल इरोजन बोल देते हैं। तो सोइल इरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सोइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज बोली जाती है जी, वेजिटेशन लगा दो, प्लांट्स लगा दो। प्लांट्स के लगाने से फायदा क्या होगा, प्लांट्स के लगाने से प्लांट्स की जड़ें सोइल में होंगी, प्लांट की रूट्स अगर सोइल के अंदर होंगी तो रूट क्या करती है, सारी के सारी सोइल पार्टिकल्स को आपस में चिपका के रखती है, जोड़ के रखने का काम करती है। तो वही चीज यहाँ पे हो रखी है, ठीक है। वीट के जितने भी जो डंठल बच गए उन डंठलों ने क्या कर रखा है, सोइल को बहुत टाइटली हेल्ड कर रखा है वहां पे, ठीक है। सेकंड, वो थोड़ी सी ड्राई कंडीशन भी होगी, तो ड्राई कंडीशन में होने के कारण क्या होगा, सोइल बहुत टाइट हो चुकी है अब आपकी। इस टाइट सोइल के अंदर, क्योंकि आपने सेकंड सेमेस्टर में फिजियोलॉजी में पढ़ ली तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि कोई भी बीज होगा, जैसे मैं बीज को फील्ड में लगाऊंगा, सो करूंगा, बोऊंगा, तो वो बीज जब तक सीडलिंग नहीं बन जाता तब तक ना तो बाहर से कोई न्यूट्रिएंट लेता है ना कुछ, केवल पानी लेता है, उसके अलावा बाहर से कोई न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व नहीं लेता।
ठीक है, ना ही वो फोटोसिंथेसिस करता जब तक वो सीडलिंग स्टेज गेन नहीं कर लेता, यानी प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे वो सारा का सारा अपने पास से यूज करता है सारा। तो उसके पास और वो बहुत नाजुक कंडीशन होती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका सीडलिंग जो होगा वो अगर सोइल बहुत ज्यादा टाइट होगी, बहुत ज्यादा हार्ड होगी, तो उसके अंदर खुद को ग्रो नहीं कर पाएगा, खुद की वृद्धि नहीं कर पाएगा वहां पे, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा, वो पूरी तरीके से प्लांट नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें चाहिए होता है कि हम क्या करें, सोइल की थोड़ी सी उसकी फिजिकल कंडीशन से उनको इम्प्रूव कर दे, ताकि बीजों को अंकुरित होने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया टिलेज के बारे में। अगर देखा जाए तो टिलेज में करते क्या है, ब्रेकिंग द कॉम्पैक्ट सरफेस ऑफ अर्थ टू ए सर्टेन डेप्थ, यानी एक निश्चित गहराई तक पृथ्वी की जो सरफेस एरिया यानी पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय धरातल है, उसे हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं एक सर्टेन डेप्थ तक, एक निश्चित गहराई तक। अब वो डिपेंड करता है कौन सी टिलेज प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनमें अलग अलग रहेगा। आमतौर पे यही कोई 10-20 सेंटीमीटर के आसपास टिलेज करते हैं। ठीक है, अगर मेरे को डीप टिलेज करना होगा तो मैं सब सोइलर काम में ले सकता हूँ। जो बहुत डीप टिलेज करता है 45 to 75 सेंटीमीटर तक जाता है वो। अगर मुझे थोड़ा उससे कम चाहिए, मिड रेंज का चाहिए, तो मैं चिसेल प्लाउ यूज कर सकता हूँ। चिसेल प्लाउ 40 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम जाता है। ठीक है, तो ये सर्टेन डेप्थ की बातें, वो बातें हम आगे पढ़ते रहेंगे। और ये क्या करेगा, सोइल को क्या कर देगा, लूज कर देगा, थोड़ा सा ढीला कर देगा, जिसकी सहायता से क्या हो जाएगी, बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, और सोइल के अंदर माइक्रो और मैक्रो पोर्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अब ये सोइल ज्यादा मात्रा में पानी और हवा को खुद में रोक के रख पाएगी। ठीक है, और थोड़ी सोइल लूज होगी, तो लूज होने के कारण जो नए प्लांट्स वहाँ पे जर्मिनेट होंगे, नए बीज वहाँ पे जर्मिनेट होंगे, उनकी जड़ें भी सोइल में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर पाएगी और खुद को फैला पाएगी। तो ये कुछ कारण होते हैं टिलेज करने के। मैंने आपको समझा दिया टिलेज क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, उसके उद्देश्य क्या क्या है टिलेज के। सबसे पहला उद्देश्य हो गया सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए। अब ये सीड बेड क्या होता है, सीड बेड ये होता है कि जी वही आप दिमाग में एज्यूम कीजिए कि आपने क्या कर रखा है, वीट की कटाई करी है, वीट की कटाई करने के बाद में खेत की जो भी आपकी परिस्थिति है, क्या उस परिस्थिति में हम बिजाई कर देंगे? हम उस परिस्थिति में सोविंग नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो भी प्रक्रिया, जो भी स्टेज, जिस स्टेज पे आपको ये लगे कि ये स्टेज आपके बीज को बोने के लिए मृदा की पर्याप्त है या अच्छी अवस्था है कंडीशन की, सॉइल की कंडीशन अच्छी है मृदा आपके बीजों को बोने के लिए, तो वही आपका क्या है, सीड बेड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आजकल तो जीरो टिल सीड ड्रिल तक आने लग गई। उनके बारे में अपने डिटेल में नहीं जाएंगे, वो जब सोविंग वाला पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको समझा दूंगा क्या होती है चीजें। फिलहाल यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम टेलेज नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं प्राइमरी टेलेज के इम्प्लीमेंट्स। और केवल हम यहाँ इतना ही जानना चाह रहे हैं जी प्राइमरी टेलेज होता क्या है, सेकेंडरी टेलेज होता क्या है। ठीक है, टेलेज नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद में बात करेंगे, तो सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए सेकंड क्या बोल दिया, अच्छी ह्यूमस, ह्यूमस को बढ़ाने के लिए सॉइल के अंदर। अब ह्यूमस को किस तरीके से बढ़ा दिया जाएगा, मान लीजिए आपने कोई भी वही वीट वाली क्रॉप ही है, अब वीट वाली क्रॉप में आपने क्या किया, हल चला दिए, तो हलों को चलाने के कारण वो वीट के जो डंठल थे वो कहाँ चले गए भाई, वो थोड़े से कट फट के क्या हो गए, सोइल में मिक्स हो गए। अब वो सोइल में मिक्स हो गए तो उससे हमें क्या होगा, है तो वो कार्बनिक पदार्थ ही, वो सड़ेगा थोड़े टाइम में, सड़ने के बाद में कार्बनिक पदार्थ किस में बदलता है, आपने सोइल साइंस में पढ़ रखा है, कार्बनिक पदार्थ बदलेगा जी, ऑर्गेनिक मैटर बदलेगा किसके, ऑर्गेनिक कार्बन बदलेगा किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक मैटर बदलेगा किसके अंदर, ह्यूमस में। और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक टेम्परेरी होता है, अस्थायी प्रोडक्ट होता है किस चीज का, कार्बनिक पदार्थ का, जो थोड़े टाइम तक सॉइल में रहता है, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा उसे भी डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो ह्यूमस एक बहुत ही कोलाइडल प्रॉपर्टी वाला मटेरियल रहता है, जिसके कारण सॉइल की फिजिकल कंडीशन बहुत इंप्रूव होती है, सॉइल एरिएशन बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इवन सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए ह्यूमस हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने वो वीट के जितने भी डंठल वंठल थे या जो भी सॉइल पे जो भी कचरा था, उस सारी चीज को हमने मिक्स कर दिया किसके साथ में, सॉइल के साथ में। और अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उसे डीकम्पोज कर दिया जाएगा, उसका अपघटन कर दिया जाएगा। तो ह्यूमस ऐड करता है टिलेज। उसके अलावा क्या है, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में, खरपतवारों को नष्ट करने में। किस तरीके से नष्ट करेगा, खरपतवार उग रखे होंगे उनको उखाड़ के सॉइल में मिक्स कर देगा, काट फाड़ देगा उनको। एरिएट, सोइल के अंदर क्या करना, हवा को बढ़ाने के लिए, उसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अब ये दोनों चीजें कैसे करता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको पता है सोइल के अंदर दो तरीके के छिद्र होते हैं, दो तरीके के पोर्स रहते हैं, एक होता है माइक्रोपोर्स, एक होता है मैक्रोपोर। माइक्रोपोर के अंदर रहता है पानी और मैक्रोपोर के अंदर रहती है हवा। अब हमने क्या कर दिया, हमने सोइल को थोड़ा सा लूज कर दिया, तो उसको माइक्रो और मैक्रोपोर इंक्रीज हो गए, जिसकी सहायता से अब हवा और पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी सोइल।
उसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट और इन सारी चीजों को भी नष्ट करने के लिए। इंसेक्ट और पेस्ट इनको कैसे नष्ट किया जाएगा? आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सोइल में अपने अंडे देते हैं। तो क्या होगा, आपने क्या कर दिया, प्लोइंग की, तो प्लोइंग करने से क्या हो गया, नीचे की जो मिट्टी होगी वो ऊपर की तरफ उथल पुथल हो जाएगी, यानी सोइल के अंदर जो अंडे वगैरह होंगे वो सोइल के ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसे अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो आप इसे यूं भी समझ सकते हो कि आप जब भी हल चलाते हो, ठीक है, ट्रैक्टर के साथ में आप जब भी हल चलाते हो तो आपने देखा होगा कि चिड़िया होती है कुछ अलग, उनको लोकल लैंग्वेज में तो मुझे पता है क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, गोरैया या ऐसा कुछ ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो चिड़िया होती है, वो आपके ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलती रहती है, ठीक है, वो आपके हल के पीछे पीछे चलती रहती है। तो वो क्या करती है वहां पे भाई, वो वहां पे बस यही करती है कि मिट्टी उथल पुथल होने के कारण जो इंसेक्ट वगैरह ऊपर की तरफ आ गए, इंसेक्ट के एग्स ऊपर आ गए, या उनकी लार्वी ऊपर आ गई, या उनका प्यूपा ऊपर आ गया, कोई भी कंडीशन में इंसेक्ट का अगर कोई ऊपर आ गया, सोइल के ऊपर आ गया, तो वो उसको चुन लेती है। क्योंकि आपको पता है बर्ड्स क्या खाती है, बर्ड्स तो ये सब खाती है, ठीक है, छोटे कीट पतंगों को। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो ये भी तरीका हो गया कि टिलेज के कारण इनडायरेक्टली हमारा ये कंट्रोल हो रहा है। सेकंड क्या हो गया, वो मान लो उसके अंडे वगैरह है वो सोइल के ऊपर आ गए, सूरज की तेज किरणों के कारण या तेज धूप के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ होते हैं जिनसे हमें एडवांटेजेस रहते हैं टिलेज के। उसके अलावा सोइल इरोजन रिड्यूस करने के लिए, अब आपने कहा कि सर सोइल इरोजन कैसे रिड्यूस होगा, सोइल इरोजन ऐसे रिड्यूस होगा कि हमने क्या कर दिया, सोइल की फिजिकल कंडीशन को बेटर कर दिया, वहां पे हम बीज लगाएंगे तो बीज अच्छे से ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे तो क्या होगा, वहां पे वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन होगा तो आपके सोइल इरोजन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। तो ये सारी चीजें होती है जिनसे हमें एडवांटेजेस मिलती है टिलेज के कारण, और ये टिलेज के ऑब्जेक्टिव से उद्देश्य है। उसके बाद में बात करते हैं टिलेज के टाइप्स के बारे में। तो टिलेज दो टाइप का रहता है आपके, एक होता है प्राइमरी टिलेज यानी प्राथमिक टिलेज, या भू परिष्करण भी बोलते हैं टिलेज को हिंदी में, और दूसरा हो गया आपके सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीयक भू परिष्करण। अब प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज है क्या, इन चीजों को समझना केवल इतना है कि वही, अब मान लो कि ये वीट की क्रॉप है, ठीक है, अब वीट की क्रॉप आपने काट ली, यहाँ पे वीट को हार्वेस्ट कर लिया, आप दिमाग में एज्यूम करो कि फील्ड की कंडीशन कैसी होगी, वही डंठल डंठल होंगे सारी फील्ड में। तो वहां से लेकर के और आप बिजाई करने के लिए क्या कर रहे हो, प्रॉपर आपको कंडीशन मिल गई कि हाँ अब इसके अंदर हम बिजाई कर सकते हैं, तो उसके बीच में जितनी भी प्रोसेस होंगी वो प्रोसेस को आमतौर पे दो भागों में बांटा जाता है। अब वैसे तो देखो टिलेज के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे जीरो टिलेज हो गया, मिनिमम टिलेज हो गया, रिड्यूस टिलेज हो गया, मल्च टिलेज हो गया, या फिर मैं ब्रॉड बोलना चाहूँ तो कंजर्वेशनल टिलेज हो गया, ठीक है, कन्वेंशनल टिलेज हो गया, और रिड्यूस टिलेज हो गया। लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हम टिलेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम टिलेज के इंप्लीमेंट्स कौन से हैं वो पढ़ रहे हैं। बस मैं टिलेज का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ होता है टिलेज, ठीक है। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो टिलेज को केवल दो भागों में बांटा गया है, जो है प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। उनके बाद में और भी कंसेप्ट निकल के आए थे, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज में अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के 50% जो प्रोसेस है उसको आप प्राइमरी टिलेज में बांट दो, और 50% जो प्रोसेस है उसको आप सेकेंडरी टिलेज में बांट दो। अब ये प्राइमरी टिलेज क्या है और सेकेंडरी टिलेज क्या है उनके बारे में बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टिलेज के बारे में। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये आपकी फील्ड कंडीशन थी, मान लो, ठीक है, ये आपकी क्या है, फील्ड कंडीशन है, आपने किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग करने के बाद में आपके खेत की हालत कुछ ऐसी है। अब आपने क्या किया, आपने वहां पे प्लाऊ वगैरह चलाए, हल चलाए, तो हल को चलाने के बाद में आपकी सोइल कैसी हुई, आपकी सोइल ऐसी बन गई जिसके अंदर क्या है, मिट्टी के अभी भी बड़े बड़े ढेले हैं, ठीक है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हैं, उसका कोई लेवल नहीं है, वो देखो ऊबड़ खाबड़, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, ठीक है, आप इमेज में क्लियरली देख पा रहे हो, और आपने ये चीज प्रैक्टिकली बहुत महसूस करके देखी होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फार्मर फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं अपने यहाँ, तो आपने ये चीज प्रैक्टिकली डेफिनेटली फेस करके देखी होगी। उसके बारे में अगर बोला जाए, अब मैं प्राइमरी टिलेज के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर बोला जाए तो क्या है कि इनिशियल जो मेजर सोइल वर्क ऑपरेशंस है वो आपके प्राइमरी टिलेज के अंदर आते हैं, मतलब मोटा मोटा काम कर दिया। मैंने आपको लास्ट यहाँ पे बोला था कि आप इसे 50-50 में डिवाइड कर दो, लेकिन आप चाहो तो इसे 70-30 में भी कर सकते हो, 80-20 में भी कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी टिलेज है उसके अंदर मोटा मोटा काम हो गया। सेकेंडरी टिलेज में तो यूं है फर्निशिंग देना, ठीक है, अब उसको थोड़ा और सुंदर बना दो, वो चीज है। तो क्या हो गया, मेजर सोइल वर्किंग ऑपरेशंस यहाँ पे कर दिए जाते हैं आपके इनिशियल आपके प्राइमरी टिलेज में, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इंप्लीमेंट्स वगैरह बता दिए गए, आप इन चीजों को पढ़ लेना, मैं ज्यादा डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इनको यहाँ पे। एनिमल ड्रोन इंप्लीमेंट्स जैसे कि हो सकते हैं इंडिजिनस प्लाऊ यानी देसी हल, या फिर एमबी प्लाऊ, ठीक है, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। उसके अलावा ट्रैक्टर से चलाने वाले इंप्लीमेंट्स हो सकते हैं, एमबी प्लाऊ हो सकता है, डिस्क प्लाऊ हो सकता है, सब सोइल प्लाऊ हो सकता है, चिसेल प्लाऊ हो सकता है, दूसरे सिमिलर इंप्लीमेंट्स हो सकते हैं।
हालांकि ये जितने भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लिखे गए हैं वही हमारे सिलेबस का हिस्सा है और वही सिलेबस और उन्हीं इम्प्लीमेंट्स को हम स्टडी करने वाले हैं आगे लेक्चर में, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा और बस प्राइमरी टिलेज के बारे में वही बातें कि इनिशियल जो मेजर वर्क होगा वो आपके कौन करेगा, प्राइमरी टिलेज के अंदर करते हैं। इसमें उपकरण कौन कौन से काम में लेते हैं उनके बारे में आगे लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, फील्ड की कंडीशन ऐसी थी, प्राइमरी टिलेज से फील्ड की कंडीशन कुछ ऐसी बन गई। उसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज के बारे में। सेकेंडरी टिलेज में हमने क्या कर दिया, प्राइमरी टिलेज के बाद में होगा उसको सेकेंडरी टिलेज बोलेंगे, द्वितीयक भूपरिष्करण बोलेंगे, ठीक है, मृदा सुधार करना। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सोइल को और ज्यादा सुंदर बना दिया है, प्रॉपर बना दिया, जिससे क्या हो जाए अब हाँ उबड़ खाबड़ टाइप की नहीं रही, ठीक है, मिट्टी के बड़े ढेले थे उन ढेलों को भी तोड़ दिया या इस तरीके के और भी सिमिलर वर्क शो हो गए, वो सारे सेकेंडरी टिलेज के अंदर आते हैं आप, ठीक है। जो मेजर काम होगा, जुताई का काम होगा, वो आपके कभी भी सेकेंडरी टिलेज में नहीं काउंट करते, उसको प्राइमरी टिलेज में काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड को हाईलाइटेड किया गया, टिल्थ। तो टिल्थ क्या होती है भाई, टिल्थ होती है सोइल की फिजिकल कंडीशन, बात आ गई ना समझ में, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल इज नोन एज टिल्थ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज को और समझना कि सोइल की कोई भी फिजिकल कंडीशन, ये अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, मैंने क्या बोला, टिल्थ क्या होता है, आप बहुत सारी बुक्स में भी इस चीज को पढ़ोगे तो आपको यही चीज लिखी हुई मिलेगी, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसकी अधूरी है, ये डेफिनेशन इसकी गलत है। यहाँ पे आपको साफ साफ बोलना पड़ेगा कि टिलेज के बाद में जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की, वो ये टिल, बात समझ में आ गई ना, केवल फिजिकल कंडीशन नहीं। अब एक खराब से खराब मृदा है जिसपे मैंने 20 साल से कोई खेती नहीं करी, तो उसकी भी भौतिक कंडीशन तो कोई होगी, वो हो सकती है अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, लेकिन भौतिक दशा तो उसकी भी होगी। तो फिजिकल कंडीशन तो सारी चीजों की रहती है। जैसे मान लो कोई आदमी है बहुत ही ज्यादा मोटा है, एक्सेसिव मोटा है, 500 किलो वजन है उसका, ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन तो उसकी भी है ना, वो अच्छी है या बुरी है वो एक अलग बात है, लेकिन फिजिकल कंडीशन तो उसकी भी है। उसी तरीके से केवल फिजिकल कंडीशन बोलना गलत रहता है। टिलेज के बाद में जो सोइल की जो भौतिक दशाएं होती है उनको टिल्थ बोलते हैं, यानी टिल्थ मतलब क्या हो गया, गुड फिजिकल कंडीशन, बात समझ में आ गई ना। टिलेज कर दिया, पैसा भी लगा दिया, टाइम लगा दिया, तो अब तो फिजिकल कंडीशन अच्छी होगी सोइल की, तो उसको टिल्थ बोलते हैं। होपफुली आपको ये टर्म्स पहले से पता होनी चाहिए, आपने जैसा कि पढ़ रखा है एग्रोनॉमी में टिलेज को। उसके बारे में बात करें तो सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हैरो आ जाते हैं, कल्टीवेटर आ जाते हैं, लेवलर्स आ जाते हैं, क्लोड क्रशर, और इसी तरीके की सिमिलर इंप्लीमेंट्स को इसमें काउंट कर लिया जाता है। ओके, तो ये आपके क्या था, सेकेंडरी टिलेज का पार्ट था सारा। अब यहाँ पे मैं आपको एक मोटी मोटी चीज बताऊंगा, पहले तो इसको समझ लो कि आपने क्या किया, प्राइमरी टिलेज किया तो आपके सोइल की कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, आप साइड में यहाँ देख पा रहे हो, आपके सोइल की कंडीशन कुछ ऐसी थी। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने लेवलर यूज कर लिया। ये जो इम्प्लीमेंट आप देख रहे हो ये क्या है, सिंपल लेवलर है। अपने यहाँ पे आपने ऐसा नहीं देखा होगा, अपने यहाँ पे आपने ज्यादातर तो वही देखा हुआ है, एक लकड़ी का एक बड़ा सारा बना लेते हैं और वो लकड़ी के बड़े सारे से लेवल कर देते हैं, ठीक है। इसके जगह पे आपने देखा होगा जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोलते हैं, कहीं पे उसको सुहागा बोलते हैं, कहीं पे उसको पाटा बोलते हैं, इस तरीके से अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे रखी है। वही है, भारतवर्ष है, यहाँ हर 12 किलोमीटर पे पानी और वाणी बदल जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रीय आधार पे उन इम्प्लीमेंट्स के नाम भी बदल गए। तो लेवलर है, ठीक है, लकड़ी का एक बड़ा सारा, इसकी जगह पे मान लो इतना बड़ा तो खैर नहीं होता, इसका आधा मान लो आप, क्योंकि ये तो फॉरेन की इमेजेस है, वहां पे क्या रहता है, वहां पे पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा बड़े इंप्लीमेंट्स को काम में ले सकते हैं। अपने यहाँ पे सबके पास जोत का आकार छोटा छोटा है, इसलिए इतने बड़े इंप्लीमेंट्स काम में नहीं लेते, इतने बड़े ट्रैक्टर भी काम में नहीं लेते अपने यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है कि फिजिकल कंडीशन सोइल की प्राइमरी टिलेज के बाद में कुछ ऐसी थी, अब मैंने क्या कर दिया, उसे लेवल कर दिया, तो उसकी कंडीशन ऐसी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको रोटोवेटर या फिर रोटावेटर बोल देते हैं मोर कॉमनली। रोटोवेटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो रोटोवेटर जब ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी तरीके के मिट्टी के कोई ढेले या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं है। अब आप समझोगे कि ये रोटोवेटर जो है उसको हम क्या मानेंगे, रोटोवेटर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो इट्स ओके, लेक्चर में आगे कवर कर लेंगे अपन इसको। रोटोवेटर को हम क्या मानेंगे जी, क्या रोटोवेटर प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है या सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है? मुझे चैट में बताइए आप कि रोटोवेटर जो है वो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है, सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है। मेजोरिटी ने ठीक बोला है, जो रोटोवेटर है वो दोनों ही काम एक साथ करता है, वो आपके प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज इन दोनों का काम एक साथ करता है, ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पस केवल इतना ही था कि ये एकमात्र ऐसा इंप्लीमेंट है जो इंप्लीमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के टिलेज एक साथ कर रहा है।
इसके अतिरिक्त जितने भी होंगे वो या तो प्राइमरी का काम कर रहा है या सेकेंडरी टिलेज का काम कर रहा है। ओके, आजकल आधुनिकता बना दी गई है वैसे, जैसे कि मान लीजिए प्लाऊ है, प्लाऊ के पीछे क्या कर दिया, लेवलर जोड़ दिया, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी का काम एक साथ करेगा। डिस्क है, उसके पीछे जोड़ दिया, बहुत सारे लोग आप में से भी करते होंगे ऐसा, ठीक है। जो वो लकड़ी का जो मैं बता रहा हूँ आपको पार्ट, जिसको आप अलग अलग बोल सकते हो, सुहागा पट्टा है, लेवलर, जो भी इंग्लिश में उसे लेवलर ही बोला जाएगा, वो आप क्या करते हो, प्लाऊ के पीछे जोड़ देते हो, जिससे आपको 2 बार ट्रैक्टर को नहीं चलाना पड़ता है, एक बार ट्रैक्टर को चलाओगे, उसी से आपका प्राइमरी टिलेज हो गया, उसी से आपका सेकेंडरी टिलेज हो गया, ठीक है। तो वो कुछ अलग प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपरली देखा जाए तो केवल रोटावेटर ऐसा इंप्लीमेंट है जो क्या कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज एक साथ कर रहा है, और कुछ ऐसे सोइल कंडीशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपने, और ये सारी चीजें हमने कर ली। एक मैं यहाँ पे आपको गोल्डन रूल बता देता हूँ, उस चीज को आप समझ लेना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फलाना जो है वो कौन से टिलेज का इम्प्लीमेंट है, या पूछा जा सकता है इसी किसी इम्प्लीमेंट का नाम देकर के कि ये इम्प्लीमेंट है वो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है कि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रख लेना, जिसके पीछे भी प्लाऊ लग गया, प्लाऊ का मतलब होता है हल, जिसके पीछे भी प्लाऊ लग गया वो मेजोरिटी चांसेस में या फिर 99.99% क्या होगा, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट ही होगा। इस चीज को ध्यान कर लेना, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्लाऊ होगा, इट में बी एमबी प्लाऊ, इट में बी चिसेल प्लाऊ, इट में बी सब सोइलर प्लाऊ, इट में बी इंडिजिनस प्लाऊ, और इट में बी कंट्री प्लाऊ, वॉटेवर, ठीक है, कोई भी टाइप का प्लाऊ हो, वो प्लाऊ आपके प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी इम्प्लीमेंट आते हैं प्राइमरी टिलेज में जनरली प्लाऊ ही होते हैं, डिस्क प्लाऊ भी हो सकता है, वो चाहे तो कोई भी प्लाऊ हो सकता है, लेकिन जिसके पीछे भी प्लाऊ के अतिरिक्त कोई वर्ड आ गया, जैसे हैरो हो गया, प्राइमरी टिलेज का नहीं है, सेकेंडरी टिलेज का है, कल्टीवेटर आपके सेकेंडरी टिलेज का है, ठीक है, ब्लेड हैरो है वो आपके सेकेंडरी टिलेज का है, लेवलर आपके सेकेंडरी टिलेज का है, रीजर मेड बनाने के लिए जो काम में लेते हैं रीजर, वो भी आपके क्या है, सेकेंडरी टिलेज का इंप्लीमेंट है। तो ये सारे के सारे इंप्लीमेंट्स है वो सेकेंडरी टिलेज के अंदर आते हैं। जो छोटे मोटे काम करने वाले इंप्लीमेंट्स बच के ना, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, सेकेंडरी टिलेज के अंदर आएंगे। जिसके पीछे प्लाऊ लग गया वो प्राइमरी टिलेज में आएगा, और रोटोवेटर दोनों का काम कर रहा है एक साथ, प्राइमरी और सेकेंडरी। बात समझ में आ गई। उसके बाद में बात करते हैं प्लाऊ के बारे में। अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। हमको पढ़ना क्या था, हमको ये पढ़ना था जी प्राइमरी टिलेज में काम आने वाले इंप्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा फेमिलियर होना है, ठीक है, उनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है। लेकिन अब प्राइमरी टिलेज तो अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिजाई में काम में आने वाली मशीनें पढ़नी है, इंप्लीमेंट्स पढ़ने हैं, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है बिजाई क्या होती है, खेत में बीजों को बोना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी को टिलेज नहीं पता ना, फिर ये मैं कैसे बताऊं कि प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट ये होगा, सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट ये होगा। इसलिए ये जो इससे पहले लेक्चर था वो थोड़ा एडिशनल था आपके लिए, ताकि आपको टिलेज का हल्का सा नॉलेज मिल जाए, उसके बाद में आपको और अच्छे समझ में आ जाए चीजें। सबसे पहले बात करते हैं प्लाऊ के बारे में। यहाँ से अपना सिलेबस का पार्ट स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे टिलेज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। छोटे मोटे क्वेश्चन टिलेज के बारे में भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले बात करते हैं प्लाऊ के बारे में। प्लाऊ को हिंदी में बोला जाता है हल, ठीक है। मैन इंप्लीमेंट होता है ये प्राइमरी टिलेज का। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं प्लाऊ के, वो अलग अलग अपने डिस्कस करेंगे। काम में किसके चीज में आएगा, प्लोइंग के काम में आएगा। प्लोइंग को बोला जाता है जुताई, ठीक है। किसके काम में आएगा, जुताई के काम में। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर में ई ही ई है। क्या है एग्रीकल्चर में, ई है। वो किस प्रकार से है, जैसे देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद में हम क्या करते हैं जी, बुवाई करते हैं। बुवाई करने के बाद में हम क्या करते हैं जी, सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद में हम क्या करते हैं जी, निराई करते हैं। निराई करने के बाद में हम क्या करते हैं जी, गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद में क्या करेंगे जी, कटाई करेंगे जी। और कटाई करने के बाद में क्या करेंगे, बढ़ाई करेंगे जी, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस रहती है ना एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में केवल ई है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो मैंने ये आपको ये फनी वे में चीज बता दी, इस चीज को आप ध्यान रखना। जुताई को इंग्लिश में कहते हैं टिलेज, बुवाई को कहते हैं आपके सोविंग, सिंचाई को कहते हैं इरिगेशन, निराई और गुड़ाई इनको कह देते हैं कंबाइंडली वीडिंग एंड होइंग, कटाई को कह देते हैं हार्वेस्टिंग, और बढ़ाई को कह देते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। तो ये आप चीजें ध्यान में रखना, और इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखना, क्योंकि आपके एग्रोनॉमी भी इस बार सिलेबस का पार्ट है, आपके हॉर्टिकल्चर भी इस बार सिलेबस का पार्ट है। तो ये चीजें इसी पैटर्न में होती हैं। आपको पैटर्न मिसमैच नहीं करना होता। जैसे अगर देखा जाए, मैं वीट का ही आपको अगर एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, तो वीट में पहला पानी कब लगता है, पहला पानी लगता है 21 दिन बाद में। और निराई गुड़ाई कब करते हैं, पहला पानी लगाने के
जस्ट पहले या जस्ट बाद में, उसके उसी के टाइम के आसपास निराई गुड़ाई हम करते हैं। वो क्यों करते हैं? पहला पानी लगाने से पहले करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। और वो क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि जी हमने पानी लगा दिया तो पानी के साथ तो कंपटीशन हो जाएगा, जो नुकसान पहुंचाना था उसने वो तो नुकसान पहुंचा दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, जो सिंचाई के साथ में फर्टिलाइजर भी देते हैं, तो सिंचाई के साथ में हमने फर्टिलाइजर दे दिया, वीड ने तो अपना नुकसान कर दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, पहला पानी से देने से पहले क्या कर देंगे, खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये निराई गुड़ाई और सिंचाई जो है वो आपस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज ये सीक्वेंस रहता है। और आप इस चीज को माइंड में रखना कि हाँ कुछ कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस वाइज सारी चीजें होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अपने प्लाऊ के बारे में बात कर रहे थे, जुताई के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां से ई वाली बात निकल गई अपने। तो प्लाऊ क्या हो गया? जुताई करने का काम करना। जुताई प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में माना जाता है, जिसके अंदर काम क्या क्या होगा जुताई में? कट यानी काटना, सॉइल को काटना, ब्रेक यानी सॉइल को तोड़ना, और इन्वर्ट यानी सॉइल को पलटना। आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैथमेटिक्स के अंदर एक आपके टॉपिक लगता था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर एक टॉपिक था इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, सब लोगों ने बहुत उसे शानदार प्रिपेयर किया होगा इनवर्स मैट्रिक्स को। तो इनवर्स का मतलब क्या था? इनवर्स का मतलब था उल्टा, वही था ना। तो यहाँ पे इन्वर्ट का मतलब भी क्या हो गया? उल्टा, यानी पलट देना इसे। यानी हल के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं, प्लाउ के द्वारा प्लाउइंग के दौरान क्या क्या काम किए जाते हैं? मृदा को काटा जाता है, मृदा को तोड़ा जाता है, और मृदा को पलट दिया जाता है। ये पार्शली हो सकता है या कंप्लीटली हो सकता है आधी तरीके से उसे पलटे, या फिर हो सकता है पूरी तरीके से उसे पलट दे। फ्लोइंग के बारे में बात करेंगे तो मृदा की जो ऊपरी क्रस्ट होती है, अब आपने सॉइल साइंस पढ़ रखी है, आपको क्रस्ट का मतलब पता है कि जब सॉइल की जो ऊपरी सतह होती है वो पपड़ी की तरह अगर सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए, तो उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो ऊपरी जो सतह होगी उसको तोड़ने का काम करेगी। मिट्टी के जो ढेले होंगे, अब आपने सॉइल साइंस पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि क्लोड्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल इज नोन एज क्लोड्स। ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल सॉइल एग्रीगेट होते हैं उनको क्लोड बोलते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक रहते हैं। और जो नेचुरल सॉइल के एग्रीगेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैड्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं। ओके, तो क्लोड्स को तोड़ने के काम करेगा, और सॉइल को सुटेबल कंडीशन बनाने के लिए, सीड सोइंग करने के लिए। अब यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे आपको बुक्स में या कहीं आपको कोई हो सकता है मिसलीडिंग करने वाली चीज मिल जाए। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जी क्या सोविंग जो है, बिजाई कर देना, वो भी टिलेज का ही पार्ट है क्या? तो कुछ लोग आपको बोलेंगे यस है, कुछ बोलेंगे नहीं है। तो इसमें देखिए, अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो सोविंग टिलेज का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर और ज्यादा अपने एडवांस स्टेजेस में आ जाए तो आजकल मैंने आपको क्या बताया, जीरो टिल सीड ड्रिल, इस ऐसी मशीनें आ गई, तो वो टिलेज और ड्रिलिंग का काम, या आपके बिजाई और बुवाई का, आपके सॉरी जुताई और बुवाई का काम एक साथ कर देती है। इसलिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हाँ ये तो एक ही चीजें, एक चीजें नहीं है। टिलेज का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ही क्या था? एक अच्छा सीड बेड प्रिपेयर करना। बस उसने एक अच्छा सीड बेड प्रिपेयर कर दिया, टिलेज का काम वहां पे खत्म हो गया। अब आप उसमें बिजाई करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी, टिलेज ने अपना काम कर दिया। ओके, तो टिलेज केवल वहां आकर के रुक जाता है, कहाँ पे? आपके अच्छे सीड बेड प्रिपेयर करने पे। बिजाई मशीनें टिलेज में काउंट नहीं होती, इस चीज को ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़े से परेशान भी हो सकते हो, जैसे मान लीजिए वो दे दे आपको कि एक सॉविंग मशीन है, क्या वो टिलेज का हिस्सा है? और यस नो में पूछ ले तो खुद गलत हो जाएगा ना। वो सॉविंग मशीन कभी भी आपके टिलेज का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन जीरो टिल सीड ड्रिल होगी तो वो होगी। लेकिन ये जीरो टिल सीड ड्रिल होती क्या है, उसके लिए आपको परसों तक वेट करना पड़ेगा। परसों हम सॉविंग इंप्लीमेंट्स पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ाऊंगा मैं ये क्या होती है जीरो टिल सीड ड्रिल। उसके बाद में बात करते हैं कि प्लोइंग का जो पर्पस होगा, सॉरी टिलेज का जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टिलेज के, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ लिए। तो उनको पूरा किया जाता है किसके द्वारा? जुताई के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने दो इमेजेस है। एक इमेज में आप देख सकते हो, आप मैनुअल आप टिलेज ऑपरेशंस किए जा रहे हैं बैलों की सहायता से और मनुष्य की सहायता से, और दूसरे में किसके द्वारा? मशीन की सहायता से, यानी ट्रैक्टर की सहायता से आपके टिलेज किया जा रहा है। कौन सा टिलेज? प्राइमरी टिलेज किया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सॉइल अनइवन है, कहीं पे ऊपर लेवल है, कहीं पे नीचे लेवल है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम चीज है। क्लियर? उसके बाद में अपने बात करते हैं कि जुताई होती क्या चीज है। यहाँ पे आप फिर से कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे फरो हो गया, फरो स्लाइस हो गया, ठीक है, आपके डेड फरो हो गया, बैक फरो हो गया, ऐसी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लोइंग, मृदा की जो जुताई करना है, ठीक है, जुताई करके क्या करेंगे, उसकी जो टॉप लेयर होगी सॉइल की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि जो प्लोइंग होती है वो प्लोइंग अधिकांश सॉइल के जो ऊपरी 10 से 20 सेंटीमीटर वाली जो लेयर होगी, केवल उसी की प्लोइंग करते हैं अपने अधिकांश समय पे।
लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, डीप टिलेज करते हैं, जिनके स्पेशली काम में लिया जाता है चिसेल प्लाउ को या सब सोइलर को। लेकिन सामान्यतः हम 10 से 20 सेंटीमीटर तक ही क्या करते हैं, जुताई करते हैं, जिसके लिए हम आपके इंडिजिनस प्लाउ प्लाउ को काम में ले सकते हैं, एमबी प्लाउ को काम में ले सकते हैं, डिस्क प्लाउ को काम में ले सकते हैं और सिमिलर मशीन को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं प्लोइंग का काम क्या है। जो सोइल की टॉप लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना, फ्लो फरो स्लाइस में कन्वर्ट कर देना, किसका काम है, प्लोइंग का काम होता है। अब ये फरो स्लाइस क्या होती है वो मैं आपको अगली स्लाइड में अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं केवल आपको एक बिल्कुल देसी चीज बोलना चाहूंगा कि मैं आपको बोलता हूँ आपका एक आम खाना चाह रहे हो, ठीक है, आप एक आम खाना चाह रहे हो, अभी भी सीजन निकला है आम का, अभी भी मिल रहे होंगे मार्केट में, आपको आम खाना है। अब आम को बाथरूम फ्रूट बोला जाता है भाई, आपको अगर पता ना हो बता दूं, आम को क्या बोलते हैं, बाथरूम फ्रूट बोलते हैं। अब क्यों बोला जाता है आम को बाथरूम फ्रूट, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप आम को खाना स्टार्ट करोगे ना तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, मुंह गंदा हो जाएगा, ऐसा कोई सीन रहता है। इसकी वजह से इसे बाथरूम फ्रूट बोलते हैं कि इसको खाने के बाद में आपको हाथ वाथ धोने की बड़ी वो रहती है प्रॉब्लम, इसलिए बाथरूम फ्रूट के नाम से जानते हैं आम को। यहाँ पे क्या है कि अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि यार मेरे को उस तरीके से मैं आम खाऊंगा मैं गंदा हो जाऊंगा, तो इस तरीके से मैं क्या करूँ, चाकू से मैं इसको काट लेता हूँ और काटने के बाद में क्या कर लेता हूँ, फिर इनको खा लेता हूँ, तो मेरे को कम प्रॉब्लम रहेगी, सहूलियत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप जो आम को काट रहे हो और उसकी अलग अलग फाड़ियां बना रहे हो, तो बस वो ही सोच लो कि वो जो आप फाड़ियां बना रहे हो वो क्या है, उसकी फाड़ियां नहीं है, उनको इंग्लिश में हम स्लाइस बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, स्लाइसेस है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने सोइल के ऊपर वाली लेयर को काट दिया और उसकी एक स्लाइस बना दी। अब वो स्लाइस कैसे बना दी, आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये जो एक पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ से आपके निकला है प्लाउ या फिर जिस, और इसने क्या कर दिया, ये इतनी एक फाड़ी बना दी सोइल की। ठीक है, आप आगे इन चीजों को और अच्छे तरीके से समझ जाओगे यहाँ पे, लेकिन आप इनको समझ लो कि इसने क्या कर दिया, इतनी यहाँ पे एक फाड़ी सी बना दी, यहाँ पे यूं बना दिया, यहाँ पे भी ये बना दी, तो ये क्या है, यही फरो स्लाइसेस होती है। तो हमें करना क्या है, सोइल को काटना है, ऊपर वाले हिस्से को एक ऊपर वाली जो लेयर है उसको काटना है, किसके अंदर परिवर्तित कर देना है, फरो स्लाइस में परिवर्तित कर देना है। बाद में इन जो फरो स्लाइस को क्या कर देना है, एक निश्चित डिग्री पे क्या कर देना है, पलट देना है। इन्वर्टेड का मतलब क्या था, पलट देना। आप निश्चित डिग्री का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि प्लाउ क्या करता है, पार्शली या फिर कंप्लीटली क्या कर देता है, टर्न कर देता है सोइल को। बाकी हम ये चीज डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार का प्लाउ काम में ले रहे हैं। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन के काम में आती है ये सारी की सारी चीजें, फ्लोइंग वगैरह। उसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो सोइल की जुताई करने से या प्लोइंग करने से संबंधित रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म होगी फरो। तो फरो क्या चीज होती है, फरो होती है एक ट्रेंच। अब आप इरिगेशन पढ़ते हो तो वहां पे आपने पढ़ा होगा एक इरिगेशन का टाइप, रिज एंड फरो मेथड। तो रिज एंड फरो में आप क्या पढ़ते हो, आप अपने दिमाग में एज्यूम कीजिए कि आप कोई भी रूट क्रॉप लगा रहे हो, जैसे आलू हो गया या इसी प्रकार की आप कोई रूट क्रॉप लगा रहे हो, आपने अपने खेतों में लगाई होगी कभी। तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप मेड़ बना देते हो, ठीक है, और मेड़ के ऊपर वाले हिस्से में आप प्लांटिंग करते हो और साइड के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है। तो वो साइड के अंदर जो जगह रहेगी उस जगह को हम बोलते हैं फरो, और ऊपर वाली जगह को क्या बोलते हैं, रिज यानी मेड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब दिमाग में फिर से एज्यूम करो कि ये कोई भी हल है, वो हल चल रहा है आपके खेत के अंदर, तो क्या करेगा, सोइल को चीरेगा और चीर के साइड के अंदर मिट्टी को जमा करेगा, तो बीच के अंदर तो वही बन गई ना, फरो ही बन गई बीच में। तो बीच में वो जो आपके गहरी एक खाई सी बन गई, उस चीज को अपने क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है इन चीजों में, बस सिंपल समझना है इन चीजों को, प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट, छोटे का उतना नहीं है। बात करें उसके बाद में फरो स्लाइस के बारे में, तो जितनी भी सोइल को कट कर दिया और उसे लिफ्ट उठा लिया गया और सोइल पे फेंक दिया गया एक साइड में, उनको क्या बोलते हैं, अपने फरो स्लाइस बोलते हैं। तो दिखाऊंगा आगे इमेजेस में इनको। फरो वॉल की बात करें तो ये सोइल का वो वाला हिस्सा होता है जो अनडिस्टर्ब रहता है। अनडिस्टर्ब का मतलब क्या रह गया, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखो फिर से इमेज में कि ये इम्प्लीमेंट चल रहा है, तो इम्प्लीमेंट में ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो ये कुछ एक निश्चित हिस्से को ही परेशान कर रहे हैं। इनके बीच वाला ये जो एरिया है, उस एरिया में कोई एक भाग ऐसा भी होगा जो अनडिस्टर्ब रह रहा है इनके द्वारा, इस इम्प्लीमेंट के द्वारा अनडिस्टर्ब रह रहा है, उसे परेशान नहीं किया जा रहा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फरो वॉल बोल देंगे। क्राउन के बारे में बात करेंगे, जो फरो स्लाइस है उसके सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया, उसको क्राउन बोल देंगे। पहले इन चार टर्म्स को समझा देता हूँ, फिर हम बैक फरो, डेड फरो और हीटलैंड की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फरो के बारे में। तो मान लीजिए ट्रैक्टर चला, ट्रैक्टर चलने से क्या हो गया, उसने एक ये बना दी स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोल देंगे, फरो बोल देंगे। अब फरो के सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, टॉप पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। यहाँ पे ये शो किया गया है।
एक बार चलने से उस इम्प्लीमेंट ने जितनी मात्रा में सोइल को उठाया, यही था ना कि टॉप लेयर से सोइल को उठा लिया जाता है और उसे क्या कर दिया जाता है, इन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जितनी मात्रा में सोइल को उठाया और उसको इन्वर्ट करके पलट दिया, तो वहां पे जितनी सोइल इकट्ठी हुई उस सोइल को क्या बोला जाता है, फरो स्लाइस बोला जाता है। आम की एक फाड़ी मान लो आप इसको। अब जरूरी है ना आप कितनी बड़ी फाड़ी काट रहे हो, कई बार भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है कि नहीं तुम तो ज्यादा ले लिया, ठीक है तेरे पास तो बड़ा हिस्सा आ गया। तो बस वही चीज यहाँ पे। अब क्योंकि ट्रैक्टर में आप इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो, उनके सबका साइज सिमिलर होगा, तो जितने भी फरो स्लाइसेस बनेंगी वो इक्वल बनेगी। ओके, तो ये आपके फरो स्लाइस होगी, ये क्राउन पार्ट हो गया, फरो आप समझ चुके हो। ये सारी चीजें आपकी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनकी फरो वॉल कहाँ पे शो की गई है, इमेज में नहीं शो की गई है, इसमें दूसरी इमेज में थी। ये फरो वॉल होगी इनकी, ठीक है। वो साइड वाला हिस्सा जो क्या रह जाएगा, अनडिस्टर्ब रह जाएगा। हर के अंदर फरो वॉल होगी, देखो यहाँ पे क्लियर। ये क्या है, फरो वॉल। जो अनडिस्टर्ब सॉइल वॉल रह जाएगी, सॉइल रह जाएगी, उसको बोलेंगे फरो वॉल। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद में आपको पढ़ना है बैक फरो और डेड फरो। बैक फरो और डेड फरो को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्लोइंग का एक फिक्स मैकेनिज्म रहता है, उसी तरीके से प्लोइंग की जाती है। जैसे मान लो कि ये आपके पास फील्ड है, तो इस फील्ड में ऐसा नहीं है आप यूं चले गए, 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 इस तरीके से आप इंप्लीमेंट को चला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप फिक्स पैटर्न फॉलो करते हो। आप में से जो भी खेती करते हैं उनको पता है कि एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे ये फील्ड होगा तो या तो हम साइड से यूं यूं प्लोइंग करते रहते हैं, बाहर का एरिया हो गया फिर अंदर का एरिया प्लाउ करेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, सेंटर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्लोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना, यहाँ यू मानो, इस तरीके से प्लोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, या फिर हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से प्लोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बार इधर गए, एक बार मुड़ के आए, इधर गए, मुड़ के आए। तो ये कुछ तरीके होते हैं, इन्हीं के आधार पे क्या की जाती है, प्लोइंग की जाती है। तो होपफुली आप समझ गए कि क्या हो गया, बाहर से शुरू करके मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ, अंदर से शुरू करके मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे के आजू बाजू से आ रहा हूँ। तो ये चीजें का ध्यान में रखना जरूरी है। प्लोइंग करने के ये पैटर्न होंगे, उन पैटर्न से क्या होगा, बैक फरो डेड फरो का निर्माण होता है उन पैटर्न से। अब बात करते हैं सबसे पहले बैक फरो के बारे में। बैक फरो क्या होगी, एक रेज्ड रिज हो गई। अब यहाँ पे रेज्ड का मतलब क्या हो गया, उभरी हुई, ठीक है, उठी हुई। और रिज का मतलब क्या हो गया, रिज को तो हम पहले से समझते हैं, हमने पढ़ रखा है रिज एंड फरो। तो वहां पे वही आलू लगा रहे थे, तो आलू में क्या था, जो मेड़ थी, उस मेड़ को तो बोला जा रहा था क्या, रिज। और जो मेड़ के पास में जो थोड़ी सी नीचे वाला हिस्सा था उसको बोला जा रहा है आपके फरो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि एक रेज रिज बना दी जाती है, किसके द्वारा, इंप्लीमेंट्स के द्वारा। जब आप प्लोइंग कर रहे होते हो तो आपकी प्लोइंग करने से क्या हो जाएगा, जब आप प्लोइंग कर रहे हो तो आपके प्लोइंग करने के कारण क्या हो जाएगा, एक ऊंचा उठा हुआ एक फरो बन जाएगी। उस चीज को क्या बोलते हैं, बैक फरो बोलते हैं। अब वो बनेगी कैसे, वो बनेगी थोड़ा तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, और थोड़ा आपको मैं जब एमबी प्लाउ पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको समझ में आएगी। यहाँ पे आप चीज को समझना कि जब आप सेंटर से लेकर के, ठीक है, आप सेंटर से लेकर के क्या कर रहे हो और खेती प्लोइंग कर रहे हो आपके फील्ड की, तो क्या होगा, तो बैक फरो का निर्माण होता है। इमेज में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, इस साइड में चल के आया। अब मान लो मैं एमबी प्लाउ यूज कर रहा था, तो एमबी प्लाउ क्या कर रहा था, इस साइड मिट्टी को फेंक रहा था। तो एमबी प्लाउ ने क्या कर दिया, इस साइड मिट्टी को फेंक दिया, तो नीचे वाली बैक फ्लो बन गई। अब अगले टाइम में इस तरफ चल के आ रहा हूं, तो अब एमबी प्लाउ इस तरफ मिट्टी को फेंक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों तरफ से मिट्टी फेंक दी गई, जिसके कारण क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों तरफ से मिट्टी की चढ़ाई होने के कारण एक बार तो इधर की मिट्टी यहाँ पलट दी गई और दूसरी बार इधर की मिट्टी यहाँ पलट दी गई। तो लेवल थोड़ा सा इसका ऊपर की तरफ उठ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम बैक फरो बोलते हैं। थोड़ी सी उभरी हुई रहती है ये। ओके, तो ये आपकी होगी बैक फरो। दूसरा अगर बात की जाए डेड फरो के बारे में, तो डेड फरो क्या चीज होती है, डेड का मतलब हो गया मरा हुआ, यानी कि जिसपे आपने कल्टीवेशन किया नहीं। तो यानी ओपन ट्रेंच, एक खुली हुई खाई का निर्माण रह जाता है दो पंक्तियों के बीच में या दो फरोज के बीच में। जब हम क्या कर देते हैं, आपकी प्लोइंग खत्म कर देते हैं, उस टाइम एक डेड फरो का निर्माण हो जाता है, जिसको हम डेड फरो बोलते हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हो अच्छे से, ये डेड फरो है। प्लोइंग यहाँ भी हो चुकी है, प्लोइंग यहाँ भी हो चुकी है, बीच में आपका एरिया जो था वो खाली रह गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेड फरो। ये प्लोइंग करते हैं तो उस टाइम काफी कॉमन चीजें रहती है ये। अगर आप आधुनिक उपकरणों को, आधुनिक इंप्लीमेंट्स को काम में नहीं ले रहे हो, तो ये बहुत कॉमन चीजें रहती है। अब आप कहोगे सर इनसे नुकसान क्या होगा, इनसे नुकसान क्या होता है कि जब बैक फरो बन गई तो सोइल का लेवल इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दो बार यहाँ से इंप्लीमेंट को और गुजारना पड़ेगा, एक दो बार डेड फरो वाले एरिया से भी हमने इंप्लीमेंट को, ट्रैक्टर को गुजारना पड़ेगा। तो ये बार बार इस तरीके की चीजें होती रहेंगी ना, तो उनकी वजह से क्या होगा, फ्यूल एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आएगी, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अब आप कहोगे सर एक राउंड देने में क्या कॉस्ट ज्यादा लग रही है,
तो वही चीज आप एज्यूम करो कि किसी के पास खेती क्या हो, बहुत सारा बड़ा सारा एरिया हो, ठीक है, किसी के पास 100 हेक्टेयर लैंड हो, और 100 हेक्टेयर लैंड में बीच में एक जो डेथ फरो बन गई है, एक बैक फरो बन गई, तो उसको तो पूरा का पूरा राउंड दोबारा काटना पड़ेगा ना ये एक के लिए, ठीक है, तो उसका तो एक्स्ट्रा चला गया। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप छोटी छोटी चीजों में अगर कॉस्ट कटिंग नहीं करोगे तो आपको पता लगेगा कि एंड में जाकर के बहुत बड़ा बिल बन गया अपना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों से ही सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से और किफायती चीज बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए बैक फरो क्या होती है, डेथ फरो क्या होती है। और हमने क्या कर दिया, बैक फरो और डेथ फरो से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों को बना दिया ताकि हमें एक ही बार में सारी चीजें हमारी आसान हो जाए। ये होती कब है, प्लाउइंग करते टाइम बैक फरो और डेड फरो का निर्माण होता है। एमबी प्लाउ जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होती है बैक फरो और डेड फरो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, बहुत ज्यादा लंबा घसीटता नहीं इसको। हेडलैंड के बारे में बात करते हैं। हेडलैंड क्या होता है, ट्रैक्टर आपके लाइन के साइड का एरिया जो आप ट्रैक्टर के मुड़ने के लिए, ट्रैक्टर की मूवमेंट करने के लिए छोड़ देते हो, बिना उसे जुताई के छोड़ देते हो, उसको बोलते हैं हेडलैंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने इंडिजिनस प्लाऊ के बारे में। अब आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें होंगी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक इंडिजिनस प्लाऊ पढ़ेंगे, एमबी प्लाऊ पढ़ेंगे, डिस्क प्लाऊ पढ़ेंगे, रोटोवेटर पढ़ेंगे, चिसेल प्लाऊ पढ़ेंगे और सबसॉइलर पढ़ेंगे। इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मैकेनिज्म बताऊंगा आपको इनका, केवल बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। आज का लेक्चर थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेंथी इसलिए हो गया क्योंकि आज के लेक्चर में हमें टिलेज को डिस्कस करना पड़ा है, हमें फरोज को डिस्कस करना पड़ा है, हमें उन चीजों की पहले नॉलेज दी थी, इसलिए उनकी वजह से टाइम एडिशनल हो गया। इंडिजिनस प्लाऊ की अगर बात करें तो इसको कंट्री प्लाऊ भी बोलते हैं, ध्यान रखना भाई। अब कंट्री प्लाऊ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देसी हल है, देसी का मतलब देश का हल, देश का हल, इसलिए इसे कंट्री प्लाऊ भी बोल देते हैं। हमारी कंट्री में काम में लिया जाने वाला सबसे सामान्य हल जो है वो यही है, गरीब से गरीब किसान के घर पे भी ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा होता है देसी हल, ये वाला होता है देसी हल। इसके पार्ट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो देसी हल के पार्ट होते हैं बॉडी, शेयर, शू, बीम एंड हैंडल। बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले कि ये इसकी बॉडी होगी, ये इसके बीम होगी, ये इसका शू हो गया, और ये इसका शेयर हो गया, और ये इसका हैंडल हो गया। हैंडल जहां से हम इसे पकड़ के ऑपरेट करेंगे, बीम जो क्या है एनिमल से जोड़ी जाएगी, या फिर क्या करते हैं कई बार ह्यूमन लेबर भी इसमें काम में लेते हैं, यहाँ से मनुष्य ऐसे खींचता रहता है और पीछे से दूसरा मनुष्य ऐसे ऑपरेट करता रहता है। लोकल लैंग्वेज में उसे हथाड़िया बोलते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ क्या हो गया, आपके बॉडी हो गई, बॉडी पे आपके शेयर और आपके हैंडल सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये आपके शू हो गया, ठीक है, पैरों में क्या पहनते हो, शू, जूता, ठीक है। तो ये वही शू हो गया। शू के ऊपर क्या यहाँ पे लगा हुआ है, शेयर लगा हुआ है, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, जो एक्चुअली सोइल में पेनिट्रेट करेगा और सोइल को काटने का काम करेगा। बात समझ में आई ना, इसको बोलते हैं शेयर। अब यहाँ पे इमेज में आपको ये पार्ट लकड़ी का दिखाई दे रहा है, ये पार्ट मेटल का दिखाई दे रहा है, और ये पार्ट भी मेटल का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ दोनों मेटल में डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि ये जो मेटल पार्ट है उसको सोइल में नहीं जाना, लेकिन इस पार्ट को सोइल में जाना है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये जो शेयर वाला पार्ट है इसको बनाते हैं हम जनरली स्टील से या फिर अच्छे क्वालिटी के आयरन से, और ये जो पार्ट है वो पार्ट मोस्टली होता है लकड़ी का। इस इमेज में आपको लोहे का, आपको मेटल का दिखा रखा है, लेकिन जनरली ये लकड़ी का ही रहता है, ठीक है। इंडिजिनस प्लाऊ के बारे में ये भी बोला जाता है कि इसका शेयर पार्ट को छोड़ के बाकी सारा का सारा इंडिजिनस प्लाऊ क्या रहता है, लकड़ी का बना रहता है। आपके घरों में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा। ये प्राइमरी टिलेज के काम में आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के मिलते हैं टिलेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। शू वगैरह के बारे में मैंने आपको ये बातें बता दी। यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि बॉडी मैन फ्रेम होगा जिसपे शू, बीम और हैंडल अटैच रहते हैं, और शेयर आपका क्या होगा, नैरो स्टील बार होगा। मैंने आपको ये चीज़ बता दी, नैरो का मतलब संकरा हो गया, संकरा क्योंकि उसको चीरना है ना भाई, जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना ज़्यादा चीरने का काम करेगा सॉइल को। ये रहेगा आपके शू के अपर सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनली जुड़ा रहता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। प्लाऊ आपके वुडन बीम और हैंडल के साथ में प्रोवाइड किया जाता है जनरली, ओके। और केवल शेयर पार्ट जो होगा, ये बोल दिया गया कि इंडिजिनस प्लाऊ का जो शेयर पार्ट जो होगा उसको छोड़ करके बाकी सारा का सारा लकड़ी का भी बनाया जाता है, ठीक है। शेयर पार्ट किसका बनाया जाएगा, स्टील बार का बनाया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है वो चीज समझना कि जब ये इंडिजिनस प्लाऊ देसी हल क्या करेगा, सोइल में इंसर्ट करेगा और बैल, या फिर अब ये ऐसा नहीं है कि केवल एनिमल ड्रोन आता है, ये ट्रैक्टर ड्रोन भी आता है, ध्यान रखना। आप आपके घरों में मोस्टली ये देखने को मिलता है। उसके बाद में जो सबसे कॉमन है वो एमडी प्लाऊ, और थर्ड सबसे कॉमन है जो डिस्क प्लाऊ है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाला पार्ट सोइल के अंदर इंसर्ट करेगा, तो सोइल के अंदर इंसर्ट करने से ये क्या करेगा, वी शेप कट बनाएगा सोइल में, ध्यान रखना। कैसा कट बनाएगा, वी शेप कट बनाएगा सोइल में। अब मैं समझता हूं कि आप लोग समझते हो कि कैसे ये वी शेप कट बनाएगा, तो मेरे को आप चैट में रिस्पॉन्स देके बताइए, क्या आप समझते हो कि ये जब हल सोइल में चलेगा तो वो किस तरीके से वी शेप कट बनाएगा, ठीक है।
ये चीज जो वी शेप कट वाली मैं बोल रहा हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन सा है जो वी शेप कट बनाएगा। क्योंकि आप एमबी प्लाव को पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये वी शेप नहीं बनाएगा। आप डिस्क प्लाव को समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वी शेप नहीं बनाएगा। रोटोवेटर तो वैसे ही नहीं बनाता, ठीक है। चिसेल प्लाव तो कोई कट बनाता ही नहीं है। चिसेल प्लाव तो आपने सॉइल में चला दिया ना तो वो अपर लेयर को डिस्टर्ब ही नहीं करता, वो केवल सब सॉइल को डिस्टर्ब करता है। ओके, तो इस तरीके से सारा का सारा काम होता है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने आगे मोल्ड बोर्ड प्लाव के बारे में। इंडिजिनस प्लाव के बारे में बातें होगी। इंडिजिनस प्लाव को कंट्री प्लाव भी बोलते हैं। आपके इस बार एग्रोनॉमी लगा है शायद, और वो खरीफ खरीफ क्रॉप्स लगा है, तो खरीफ क्रॉप में आप क्रॉप पढ़ोगे पैडी। तो पैडी क्रॉप में जो चिसेल कंट्री प्लाव रहता है उसका बड़ा काम रहता है, एक बुशनिंग की प्रोसेस होती है आपके पैडी में। बुशनिंग क्या होता है? बुशनिंग जो खड़ा आपका धान है, यानी आपने धान लगा दिया, धान लगाने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर खरपतवार उग जाते हैं, तो वहां पे हम कंट्री प्लाव की सहायता से क्या करते हैं, खरपतवारों को कंट्रोल करते हैं, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है बुशनिंग। आप ये चीज पढ़ोगे इसके अंदर आपके इसी कोर्स में, इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान रखना, इंडिजिनस प्लाव या कंट्री प्लाव। सेकंड बात करते हैं मोल्ड बोर्ड प्लाव के बारे में। अब यहाँ पे आप इमेज देखोगे तो इमेज में आपको एक ही चीज समझ में आ रही है कि हाँ इसमें शेर तो ये रहा, सारी चीजें हैं, बस ये जो पार्ट है ये अटैच कर दिया गया एक्स्ट्रा। तो ये पार्ट एक्स्ट्रा अटैच करने के कारण इसमें डिफरेंस आ गया। इसी डिफरेंस के कारण ये वी शेप कट नहीं बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये कोई वी शेप नहीं बनाता। आप इमेजेस देखोगे अगर प्रीवियस जो मैंने आपको पढ़ाई है, यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो ये आपके इंडिजिनस आपके यही चल रहा है, मोल्ड बोर्ड एमबी प्लाव ही चल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे आपको वी शेप ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। ओके, अब देखो एमबी प्लाव के बारे में अपन बाकी बातें तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो ये चार काम एक साथ करता है, ध्यान रखना। आपके कंट्री प्लाव चार काम एक साथ नहीं करता है, एमबी प्लाव चार काम एक साथ करता है। सोइल को सबसे पहले तो फरो स्लाइसेस में कट करने का काम करेगा, ये काम तो कंट्री प्लाव भी कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोइल को उठाने का काम करेगा, लिफ्ट करने का काम। अब लिफ्ट करने का काम कैसे करेगा, यहाँ पे अगर हम चीज को समझेंगे तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ चलेगा, तो इसके आगे की तरफ चलने से इसके साइड में सॉइल उठेगी तो जरूर, लेकिन वो वहीं पे गिर जाएगी, यानी क्या बन जाएगी, फरो स्लाइस बन जाएगी। लेकिन जब ये इंप्लीमेंट चलेगा तो यहाँ से जब सॉइल को काटेगा तो सॉइल जो ऊपर की तरफ उठेगी वो ये एमबी बोर्ड में फंस जाएगी, और सॉइल यूं नहीं गिरेगी जैसे वो गिराना चाहेंगे। इसका जितना झुकाव होगा, ये ऐसा सपाट नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा एंगल रहता है, तो जितना भी इसका एंगल होगा उस एंगल के अकॉर्डिंग मिट्टी ऊपर की तरफ चढ़ती जाएगी और ऊपर से नीचे की तरफ आकर के गिरेगी। ठीक है, मैं इस पे वीडियो दिखाऊंगा आपको, उस टाइम आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी, और वहां पे आपको वो भी समझ में आ जाएगा डेक फरो और बैक फरो वाला कंसेप्ट। तो सबसे पहला काम तो ये कट करने का काम करेगा। दूसरा काम सॉइल को ऊपर उठाने का काम करेगा। तीसरा काम फरो स्लाइस को टर्न करने का काम करेगा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इन्वर्ट करने का काम करेगा, मिट्टी को पलटने का काम करेगा। बात समझ में आई ना। वहां तो क्या हो रहा था, वहां तो बस सोइल को चीर रहे थे, साइड के अंदर फरो स्लाइसेस का निर्माण हो रहा था, दोनों साइड के अंदर फरो स्लाइस का निर्माण हो रहा था, इसलिए बीच में एक खाई बन रही थी, खाई को हमने फरो बोल दिया, साइड में जो बन रहा है उनको फरो स्लाइस बोल दिया, वी शेप कट हमने वहां पे बोल दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सोइल को जो चीरा जाएगा, सोइल ऊपर ऊपर उठा ली जाएगी मोल्ड बोर्ड के कारण, और एक एंगल पे आकर के वहां से पलट के नीचे की तरफ गिरेगी। वीडियो दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें सारी। चौथा काम ये क्या करेगा, सोइल को पल्वराइज करने का काम करेगा। पल्वराइज करने का मतलब क्या होता है, महीन करने का काम करेगा, सोइल को पीसने का काम करेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वही है, सोइल को ऊपर उठा के नीचे की तरफ फेंकेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले नहीं बनेंगे। अगर कोई छोटे मोटे ढेले बन रहे होंगे तो वो नीचे गिरने के कारण टूट जाएंगे, टूटने से सोइल पल्वराइज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोल्ड बोर्ड प्लाव के काम। तो ये चार काम एक साथ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो मोल्ड बोर्ड के कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहले शेयर की बात करें। होपफुली आप समझते हो क्या होता है, किसी भी प्लाव का वो वाला हिस्सा जो सोइल को कट करने के काम में आएगा। और शेयर जैसे ही मैंने बोल दिया तो आपको ये चीज समझ जाना चाहिए कि शेयर हमेशा किस चीज का बना होगा, किसी ऐसे मेटल का बना होगा जो आसानी से टूटे ना। ठीक है, अगर आप बात करेंगे लोहे के बारे में या स्टील के बारे में, ठीक है, तो आप सबके घरों में बर्तन जो होते हैं वो बर्तन किस चीज के होते हैं, भी स्टील के होते हैं, ठीक है, लेकिन लोहे के मटेरियल भी बहुत सारे होते हैं। अब लोहे की बात देखें तो लोहा तो आसानी से टूट जाता है, आप लोहे पे चोट करोगे तो वो टूट जाएगा, उस पर जैसे ही कोई प्रहार लगेगा वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैसा मटेरियल नहीं चाहिए जिसको थोड़ा सा भी झटका लगे वो टूट जाए। लोहा बड़ी आसानी से टूट जाता है, अगर आप लोहे को थोड़ी देर तक यूं यूं करोगे, हिलाओगे तो भी टूट जाता है, बहुत आसानी से टूट जाता है लोहा। इसलिए शेड में हम लोहे का इस्तेमाल कम करते हैं। अगर करेंगे तो भी ऐसे लोहे का इस्तेमाल करेंगे जो प्रोसेस्ड हो, जैसे कि कास्ट आयरन वगैरह हो गया, ठीक है। सिंपल आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जाता शेड बनाने में कभी भी, वरना वो टूटता रहेगा बार बार, आपको नुकसान होता रहेगा। सेकंड चीज की बात करेंगे मोल्ड बोर्ड। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट है,
मोल्ड बोर्ड है क्या? ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं मोल्ड बोर्ड, ठीक है। थर्ड बात करते हैं लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड एक यूं मानो एक प्लेट लगी रहती है जो सब यूं आपके फ्लैट होती है, ठीक है, आपके उसमें कोई कर्व नहीं होता, एक फ्लैट प्लेट होती है जिसका काम क्या होगा, ट्रांसमिट करने का, किस चीज को, आपके जो मिट्टी आ रही है उस चीज को ट्रांसमिट करने का काम होगा। फाइनली बात करेंगे फ्रोग के बारे में। तो फ्रोग क्या होगा? फ्रोग एक ऐसा पार्ट रहता है जो इन सारी चीजों को आपस में जोड़ के रखने का काम करेगा। अब यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मोल्ड बोर्ड बोल दिया, ये फ्रोग हो गया। फ्रोग क्या करेगा? इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ के रखेगा। नीचे वाला पार्ट हो गया उसको शेर बोल दिया। शेर जो होगा वो वही सोइल के अंदर पेनिट्रेट करता है। लैंडस्लाइड आगे की तरफ लगा रहेगा, मोल्ड बोर्ड ऊपर की तरफ लगा रहेगा, फ्रोग इन सबको जोड़ के रखने का काम करेगा। यहाँ पे देखा जाए तो इस इमेज में आपको फ्रोग दिखाई नहीं दे रहा उतने क्लियरली, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, नीचे शेर हो गया, ये आपके मोल्ड बोर्ड हो गया, और आगे की तरफ क्या हो गया, क्या कहते हैं उसे, लैंडस्लाइड, और इन सबको जोड़ के रखने का काम करेगा फ्रोग। नेक्स्ट इमेज में देखता हूँ दिखाई दे रहा है क्या, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं अपने एमबी प्लाउ के टाइप्स के बारे में। तो देखो इसमें दो टाइप के एमबी प्लाउ रहते हैं, एक हो गया फिक्स टाइप या फिर वन वे एमबी प्लाउ, दूसरा कौन सा रह गया आपके टू वे या फिर रिवर्सिबल प्लाउ। अब इनकी थ्योरी में नहीं पढ़ाने वाला, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इनके वो बता देता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम करते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, हल्का सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चीज का। वन वे होगा वो सॉइल को सिर्फ एक तरफ फेंकेगा, टू वे होगा वो सॉइल को दोनों तरफ फेंकेगा। ये चीज मैं आपको जितनी देर तक समझाता रहूंगा उतनी देर तक आपका टाइम खराब होता रहेगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाने के बाद में आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे आपके सामने जो एमबी प्लाउ है वो आधुनिक एमबी प्लाउ है, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ है, टू वे एमबी प्लाउ है। आपने शायद ऐसा देखा हो सकता है फील्ड में, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंट्स महंगे आते हैं ना, ये भी एक कारण है, और जोत का आकार छोटा होने के कारण हम सारे इम्प्लीमेंट्स नहीं खरीद पाते, ठीक है, और फिर ऐसे इम्प्लीमेंट्स को चलाने के लिए ट्रैक्टर भी बड़े होना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप चीज देखोगे तो इस वाले एमबी प्लाउ में ये ऊपर जो कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा है, हमने ऐसा नहीं देखा इससे पहले। ये वाला जो कंपार्टमेंट जो ऐड कर रखा है यहाँ पे हमने वो भी नहीं देखा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसका उपयोग होता है इसमें, इस चीज को आप समझना, ठीक है। आपने ये चीजें नहीं देखी होगी, लेकिन आपने वो ट्रॉली जरूर देखी होगी जिस ट्रॉली में क्या करते हैं, ईंट भट्टे वगैरह वाले या कोई लोडिंग करने वाले, कोई मिट्टी या कंक्रीट लोड करने वाला यूज करता है लोडिंग के पर्पज से। तो वो कंप्रेशन वाली रखता है ट्रॉली, जिसको डंपर बोलते हैं शायद। तो उसके कारण उसमें भी ऐसी पाइप्स लगी रहती है जो ट्रैक्टर से आती है। तो यहाँ पे भी वो सेम कंसेप्ट है, और ये पाइपलाइन का सीधा इससे कनेक्शन होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम में जैसे क्या किया जाएगा, हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर आपके हाइड्रोलिक ऑयल को भेजा जाएगा, तो पिस्टन मूवमेंट करेगा, और पिस्टन मूवमेंट करने के कारण क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप होगा, और चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे बस वही सिस्टम है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम को ऐड कर दिया गया और ऊपर वाले पोर्शन को ऐड कर दिया गया, और बीच में यहाँ पे एक रोटेशनल बेरिंग्स लगा दिए गए, एक रोटेशनल शाफ्ट लगा दी गई। अब इन सब का फायदा क्या है, मतलब क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत है, क्यों हम वन वे एमबी प्लाउ यूज नहीं कर सकते, या करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। ये हाइड्रोलिक सिस्टम के कारण इस तरीके से रोटेट किए जा सकते हैं। यहाँ पे टायर्स भी लगे हैं जिनकी सहायता से हमें इसे रोड पे चलाना और वो भी आसान हो जाएगा। एक्चुअली में ये, चलिए देख लीजिए आप। अब इस चीज को अच्छे से समझना, मैं आपको यहाँ पे इस चीजों को बता देता हूँ। ये शेयर पार्ट हो गया और ये आपके एमबी मोड बोर्ड हो गया, ठीक है। अब बस आप इतनी चीजें समझो, और ज्यादा फ्रॉग व्रॉग इन चीजों में मत घुसो आप। इतना पार्ट हो गया, अब क्या होगा, ये सोइल में आगे की तरफ चलेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, उस चीज को अच्छे से समझना, उसके बाद में वीडियो को देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कारण था। अब क्या हो गया, ये सॉइल में आगे की तरफ चलेगा, तो ये शेयर पार्ट जो होगा सॉइल में इंसर्ट करेगा, मिट्टी ऊपर की तरफ उठेगी और मिट्टी यहाँ पे पहुंचेगी, और यहाँ पे पहुंचने के कारण, क्योंकि एक कर्ड है, आपने इसको अच्छे से देख लिया कि ये क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, तो यहाँ मिट्टी जो पहुंचेगी वो नीचे की तरफ पलट के नीचे गिरा दी जाएगी। यानी अगर ये एमबी प्लाउ इस टाइम सीधा चलेगा, तो सीधा चलने से ये मिट्टी को इस दिशा में गिराएगा। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। इस दिशा में गिराएगा, आप वो मिट्टी को ऊपर से गिरा रहे, तो वी शेप कट तो लगेगा नहीं, यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ गया। अब आगे देखो, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से एमबी प्लाउ क्या कर रहा है, वो मिट्टी को एक साइड में टर्न कर रहा है, एक साइड में पलटा रहा है, इस चीज को समझना। अब वो क्या कर रहा है, वो केवल राइट साइड के अंदर मिट्टी को डाल रहा है अपने।
केवल क्या कर रहा है, राइट साइड में सोइल को टर्न कर रहा है, और यहाँ पे कोई वी शेप कट नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि एमबी जो मोल्ड बोर्ड है वो क्या कर रहा है, वो सोइल को एक ही साइड में गिरने पर मजबूर कर रहा है, इसलिए वी शेप बन ही नहीं रहा। जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे ये तो कौवा है, ठीक है, ये इस तरीके के पक्षी आ जाते हैं, कौवा भी मांसाहारी है आपको पता है। तो यहाँ से जो भी इंसेक्ट के पार्ट वार्ट आएंगे, इंसेक्ट के अंडे या कुछ इंसेक्ट लार्वी या प्यूपा पार्ट है वो सोइल के ऊपर आएंगे तो उसको ही खा जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपना इंसेक्ट कंट्रोल भी हो जाता है इनकी सहायता से। अब इन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर को घुमा लिया, ट्रैक्टर को घुमा के क्या कर दिया, इसी के बाजू में अब इन्होंने मोल्ड बोर्ड को भी घुमा लिया। उस चीज के बारे में मत सोचो ज्यादा, एक बार उसके बारे में मत सोचो, एज्यूम करवाएंगे आपको कुछ चीजें। अब इसी के बराबर में ये क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिप पे और फ्लोइंग कर रहे हैं। अब फर्ज करो कि क्या होता है, इनके पास में सिंपल टाइप का मोल्ड बोर्ड होता, तो सिंपल टाइप का मोल्ड बोर्ड तो आप घुमा नहीं सकते, उसको तो रोटेट करवा नहीं सकते, तो वो क्या करेगा, वो तो केवल राइट साइड के अंदर ही डालता रहेगा, यानी वो राइट इस तरफ मिट्टी डालता रहेगा। जो मैं इस तरफ ट्रैक्टर जब चला रहा था तो मिट्टी को इस तरफ फेंका जा रहा था, और अगर इस तरफ ट्रैक्टर चलाऊंगा तो मिट्टी को इस तरफ फेंका जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया होगा वो एरिया क्या रह गया, डेथ फरो बन गया। बात समझ में आई? इनके बीच में एरिया कौन सा बन गया, डेथ फरो बन गया, क्योंकि यहाँ से मिट्टी को उठा के यहाँ डाल दिया। समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से मिट्टी को उठा के यहाँ डाल दिया और यहाँ से मिट्टी को उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे कंफर्मेशन दो, विदाउट कंफर्मेशन मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कि क्या आप समझ पा रहे हो क्या इस चीज को, कि जब ट्रैक्टर आगे चलेगा तो अगर रिवर्सिबल मोड बोर्ड ना होता तो, अभी उसके बारे में हमने समझी नहीं है। ट्रैक्टर इस दिशा में चल रहा है तो मोड बोर्ड सोइल को यहाँ राइट में फेंक रहा है। अब मैंने ट्रैक्टर को घुमा के यू कर दिया तो वो क्या करेगा, मोड बोर्ड मिट्टी को इस दिशा में फेंकेगा, यानी यहाँ से मिट्टी को उठा के राइट में फेंक दिया और यहाँ से मिट्टी को उठा के इस तरफ फेंक दिया, तो बीच के अंदर क्या बन गई, एक खाई बन गई, जिसको मैंने क्या बोल दिया, डेथ फरो। मेरे को बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपके वन वे मोल्ड बोर्ड जो होगा उसका नुकसान होगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बीच में डेथ फरो जो बन गई, उस डेथ फरो के टाइम पे फिर से आना पड़ेगा, और फिर से आने के बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लोइंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं ट्रैक्टर को चलाऊं तो इससे मेरा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा फ्यूल वेस्ट होता चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है मैं तो वही प्रैक्टिस करता रहूंगा ना। दूसरा, मैं ट्रैक्टर को अगर क्या करूं, यहां से लेकर के जाऊं, इधर से लेकर के आऊं, घुमा करके फिर से उसी डायरेक्शन में लेकर के आऊं, तो मेरे को ट्रैक्टर को चलाना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। उतना ज्यादा मैं घुमा के ट्रैक्टर को लेकर के आऊंगा तो भी मेरा फ्यूल ज्यादा जल रहा है। तो इस कंडीशन से, इन चीजों से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, रिवर्सिबल मोड बोर्ड का निर्माण कर दिया, हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में अटैच कर दिया। अटैच करने के साथ में क्या कर दिया, नीचे वाले जो आपके डिस्क थे, आपके सॉरी मोल्ड बोर्ड थे, और ऊपर वाले मोल्ड बोर्ड थे, उनकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, एक दूसरे से अपोजिट रख दिया। अब क्या किया, आपने देखा होगा कि जब ट्रैक्टर मुड़ रहा था तो इन्होंने क्या कर दिया, मोल्ड बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब मोल्ड बोर्ड जो है वो भी क्या करेगा, राइट के अंदर ही मिट्टी को फेंकेगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर वाले जो मोल्ड बोर्ड थे उनको नीचे कर दिया और नीचे वाले को ऊपर कर दिया। ऊपर वाले की डायरेक्शन ऐसी थी कि वो सोइल को राइट में फेंके, और नीचे वाले की डायरेक्शन ऐसी है कि वो सोइल को लेफ्ट में फेंके। अब क्योंकि इन्होंने जैसे खुद की डायरेक्शन चेंज कर ली, तो जब ट्रैक्टर इस दिशा में चल रहा था तो ये इनका राइट था और ये इनका लेफ्ट था। अब ट्रैक्टर इस दिशा में चल रहा है तो ये इनका क्या हो गया, आपके लेफ्ट हो गया, और ये इनका राइट हो गया। बात समझ में आई? अगर पहले मोल्ड बोर्ड जिस दिशा में था तो मोल्ड बोर्ड इस दिशा में मिट्टी फेंकता, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिक सिस्टम के कारण उसे पलट दिया। पलट करके अब मोल्ड बोर्ड लेफ्ट के अंदर सोइल को फेंकेगा। आप इन चीजों को देखना, देखोगे तभी समझोगे। आप देख सकते हो नीचे से, अगर आप देखोगे या पास से गुजरेगा ट्रैक्टर उस टाइम आप देखना कि ये सोइल को एक ही दिशा में फेंका जा रहा है, और ये पॉसिबल हुआ किसके कारण, टू वे मोल्ड बोर्ड प्लाउ होने के कारण। कोई डेथ फरो का निर्माण नहीं होगा, कोई बैक फरो का निर्माण नहीं होगा। कोई खाली जगह नहीं बच रही, एक ही बार में सारा काम कंप्लीट। अब देखने ट्रैक्टर को जब टर्न करेंगे उस टाइम फिर से इसको घुमा देंगे, तो फिर से सोइल को कौन सी दिशा में फेंका जाएगा, राइट दिशा में फेंका जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट सीक्वेंस में इन्हें अटैच किया गया है।
हाँ जी, मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको कंसेप्ट वन वे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का और टू वे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का? वन वे और टू वे प्लाऊ एमबी प्लाऊ का आपको समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट? क्योंकि ये समझ में आ गया तो उसके बाद में और इसमें पढ़ाने वाला कुछ ज्यादा है नहीं, बस वही चीजें अब यहाँ पे बोल के बता देता हूँ कि वन वे प्लाऊ जो होगा वो सोइल को केवल एक साइड के अंदर फेंकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो भी होगा उसके केवल एक साइड में फेंकेगा, जनरली वो राइट साइड ही रहती है। और ये लॉन्ग बीम बीम पे आपके रहते हैं और ये वो सारी चीजें इनमें सिंगल बॉटम हो सकते हैं। बॉटम इन चीजों को बोलते हैं भाई। ये इस एमबी प्लाऊ की बात करूंगा तो ये टू बॉटम है। जो आपने वहां पे देखा वो शायद 4 बॉटम था या 3 बॉटम था, मैं याद नहीं है मेरे को अभी, लेकिन ये 2 बॉटम है। अगर 3 इस तरीके के आपके लगे हुए स्ट्रक्चर हो 3 बॉटम हो जाएगा, 4 लगे हुए तो 4 बॉटम हो जाएगा। देख लेते हैं अपने वो कितने बॉटम था। 1 2 3 4, 3 ही है क्या? 3 बॉटम, 3 बॉटम है ये भी। ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि 3 बॉटम है या 4 बॉटम है। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखा जाएगा तो इसमें वही चीज है कि इस एमबी प्लाऊ में क्या करेगा, फरो स्लाइस को टर्न कर सकता है राइट साइड या लेफ्ट साइड डायरेक्शन के। ठीक है, किसकी सहायता से? सेम प्लाऊ की सहायता से आप कर सकते हो। दो सेट आप काम में ले सकते हैं, अपोजिट बॉटम्स के दो सेट आप काम में लेकर के उनको आप अदल बदल कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीजें हैं, वो सारी की सारी आप इन चीजों को पढ़ लेना। यहाँ पे स्पेशल इसकी बात ये है कि ये क्या करेगी, कोई भी आपके डेथ फरो या बैक फरो का निर्माण नहीं करती है आपके फील्ड के मिडिल में, जिसके कारण आपको क्या हो जाएगा, दोबारा वहां पे प्लोइंग करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ आपका इंडिजिनस प्लाऊ कंप्लीट होता है, एमबी प्लाऊ कंप्लीट होता है। उसके बाद में बात करते हैं डिस्क प्लाऊ के बारे में। डिस्क प्लाऊ कुछ दिखने में ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक चक्ति लगी रहती है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि देखिए दो चीजें होती है। एक होता है खींचना। जो एमबी प्लाऊ है ये है वो सॉइल में इंसर्ट कर दिए जाते हैं और उनको ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो शेयर होगा वो शेयर पार्ट सॉइल के अंदर इंसर्ट करेगा और नुकीला होने के कारण क्या करेगा, उनको चीरता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये चीरता नहीं है, काटता है। काटने और चीरने में फर्क रखता है, समझना है इस चीज को। कि मान लीजिए क्या हुआ है, आपका एमबी प्लाऊ चल रहा था और वहां पे क्या हो गया, कोई बहुत ज्यादा हार्ड सॉइल है तो हार्ड सॉइल में वो उसको नहीं चीर पा रहा, क्योंकि ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा ड्राफ्टिंग की पावर लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खींचना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसका शेयर भी डैमेज हो जाए। ठीक है, आपके एमबी प्लाऊ का या इंडिजिनस प्लाऊ का। तो वहां जहां पे सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड होगी, ठीक है, जहां पे सोइल बहुत ज्यादा हार्ड होगी वहां पे डिस्क प्लाऊ को यूज किया जाता है। मैंने ये चीज आपको कब बताई थी, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि डिस्क प्लाऊ को उस जगह पे काम में लेंगे जिस जगह पे बहुत ज्यादा सोइल हार्ड होती है। ठीक है, तो ये चीजें, ये क्या काम करता है, ये सोइल को काटती रहती है। ठीक है, ये गोल गोल घूमती रहती है डिस्क साथ साथ में और सोइल को काटने का काम करती रहती है। ये प्लाऊ है जो काटने का काम करेगा और टर्न करने का काम करेगा। वो ये मिट्टी इसके साथ आती रहेगी और इसके आने के कारण नीचे गिरती रहेगी और वही चीजें डिस्क लगी रहती है इसमें, सारी चीजें वही है, उनको आप देख लेना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज नहीं होगी। जिस जगह पे एमबी प्लाऊ काम नहीं कर पाएगा उस जगह पे डिस्क प्लाऊ काम कर देते हैं। ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। एडवांटेजेस की बात करेंगे इसके डिस्क प्लाऊ की, तो वो सोइल जिसके अंदर एमबी प्लाऊ पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा उस सोइल के अंदर भी डिस्क प्लाऊ काम कर देगा। ऐसी सोइल कौन सी हो सकती है, जो बहुत ज्यादा हार्ड हो या फिर बहुत ज्यादा सूखी हो। ठीक है, उसके अलावा ये स्टिकी सोइल के अंदर भी अच्छा काम कर देगा जहां मोल्ड प्लाऊ काम नहीं कर पाता। डीप प्लोइंग के लिए भी यूजफुल रहती है ये, और इसकी सहायता से हम सेफली काम कर सकते हैं स्टोनी जमीन के अंदर, जहाँ पे पत्थर ज्यादा हो वहां पे भी आसानी से काम कर सकते हैं। अगर एक डिस्क प्लाऊ का कोई भाग, ठीक है, कोई भाग में हल्का फुल्का डैमेज भी हो गया तो भी हम डिस्क प्लाऊ से सेटिस्फैक्ट्री काम कर सकते हैं। जबकि एमबी प्लाऊ में अगर शेयर पार्ट डैमेज हो गया या इंडिजिनस प्लाऊ में शेयर पार्ट डैमेज हो गया तो वहां पे काम नहीं हो पाएगा। आपको भागना पड़ेगा किसके पास, उसके पास, मैकेनिक के पास, जो उसको ठीक करेगा। ठीक है, हाँ जी। तो लूज सोइल के अंदर भी अच्छा काम करता है, जैसे कि आपकी पीट सोइल वगैरह होगी, इसके अंदर ये क्लॉगिंग नहीं करता। क्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जम जाना है, रुक जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे काम ना कर पाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। अब एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये वीड वाली जगह में जहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा होगा या बहुत ज्यादा खरपतवार होंगे वहां पे एमबी प्लाऊ जितना अच्छा काम कर सकता है उतना अच्छा काम डिस्क प्लाऊ नहीं कर सकती। इसी तरीके से डिस्क प्लाऊ जो होगी वो क्या होती है, रफ सोइल के अंदर और क्लोडी कंडीशन वाली सोइल के अंदर क्या करेगी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती किसके कंपैरिजन में, एमबी प्लाऊ के कंपैरिजन में। और डिस्क प्लाऊ ज्यादा हैवियर होती है, ध्यान रखना। डिस्क प्लाऊ का वजन जो होगा वो एमबी प्लाऊ से ज्यादा होगा। ठीक है, और इसीलिए जो डिस्क प्लाऊ होगा उसको काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क प्लाऊ का खुद का वजन ज्यादा होता है
एमबी प्लाउ का वजन कम रहता है, एमबी प्लाउ सोइल में इंसर्ट कर लेता है, इसलिए वो चीरता रहता है सोइल को अंदर से, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है डिस्क प्लाउ की, इसलिए हमें इसके लिए बड़ा ट्रैक्टर यूज करना पड़ता है। आप छोटे ट्रैक्टर से डिस्क प्लाउ को यूज नहीं कर सकते। हालांकि एमबी प्लाउ भी आप छोटे ट्रैक्टर से ऑपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए भी बड़े ट्रैक्टर की जरूरत होती है। उसके बाद में बात करते हैं डिस्क के बारे में, ठीक है। डिस्क प्लाउ समझ लिया, इसमें जो चक्की लगी हुई थी उन चक्कियों की बात करते हैं। सर्कुलर रहती है, गोलाकार रहती है, कॉनकेव रहती है। आपने सुना ना कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, अंदर की तरफ अगर गहरी हो और बाहर की तरफ उभरी हो तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उस तरीके से। स्टील प्लेट की बनी रहती है। स्टील की क्यों बनी रहेगी वो आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि लोहे की होगी तो बहुत आसानी से टूट जाएगी, ठीक है। और डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल, ये दो चीजें यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप समझ लेना। अगर डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल को मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ चीजें फिर से वेस्टेज है। थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ा इस सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल है ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा। यहाँ पे बात करते हैं डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल के बारे में। एक चक्की डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी कौन सी दिशा में उसकी मूवमेंट हो रही है, उस दिशा से कितना डिग्री का नीचे की तरफ झुकाव लिए हुए है, उस एंगल को बोलते हैं डिस्क एंगल। आप कभी भी डिस्क के अंदर स्ट्रेट नहीं लगाते हो, उसे थोड़ा सा झुका के लगाते हो, उस एंगल को क्या बोल दिया जाता है, डिस्क एंगल। दूसरी चीज बात की जाए टिल्ट एंगल के बारे में, तो ग्राउंड से यानी धरातल से वर्टिकल एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है आपकी डिस्क, उसको क्या बोलते हैं, टिल्ट एंगल। यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वहां से लेकर के और डिस्क कितनी झुकी हुई नीचे, इन दोनों के बीच का देखेंगे वो आपका हो गया डिस्क एंगल। अगर मैं ग्राउंड से एक वर्टिकल एक्सिस, एक ऊर्ध्वाधर एक्सिस की बात करूंगा, ठीक है, तो वहां कितनी झुकी हुई है उस एंगल को बोल दिया हमने टिल्ट एंगल। डिस्क एंगल जनरली कितना रहता है, 42 टू 45 डिग्री रहता है। और टिल्ट एंगल की बात करें तो इसकी रेंज रहती है 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री, ठीक है। सेंटीग्रेड लिख दिया गया मैंने, सेंटीग्रेड नहीं होगा, केवल डिग्री में होता है ये, ओके। क्या हो जाएगा, डिस्क एंगल जनरली रहता है कितना, 42 से 45 डिग्री, और आपके टिल्ट एंगल रहता है 15 से 25 डिग्री। अब इसमें आते हैं कि डिस्क एंगल क्या बोल दिया गया, इट इज द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग एज ऑफ द डिस्क। अब ये कटिंग एज ऑफ द डिस्क क्या हो गया, कि वो हिस्सा डिस्क का जो क्या होगा, सोइल को काटेगा, वो हिस्सा कितनी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ में, जिस दिशा में डायरेक्शन कर रही है उस दिशा में डायरेक्शन के साथ में कितना डिग्री के झुकाव पे हो, उस डिग्री क्या बोलते हैं अपने डिस्क एंगल बोलते हैं, जो जनरली कितना रहता है 42 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। टिल्ट एंगल की बात करेंगे, अगर हम जो ग्राउंड फ्लोर है वहां से एक वर्टिकल लाइन जो मान ले, एज्यूम कर ले, तो उस वर्टिकल लाइन के साथ में कितना डिग्री का झुकाव है, तो वो झुकाव कितना हो जाएगा 15 से 25 डिग्री का। एक अच्छी प्लॉइंग के लिए इसको भी 15 से 25 डिग्री कंसिडर किया गया है, ओके। तो होपफुली आपको डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल समझ में आ चुके हैं। उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है रोटरी टेलर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ किस चीज की, डिस्क प्लाउ की। यहाँ पे आप 3 हिच पॉइंट भी समझ जाओगे कि 3 हिच पॉइंट क्या होता है, कहाँ से कनेक्ट करते हैं अपनी डिस्क को, माउंट कहाँ से करते हैं ट्रैक्टर के साथ में। तो ये आपके 2 हिच पॉइंट रह गए, और माउंटिंग का आप देख सकते हो इस तरीके से पैटर्न रहता है, क्लिप लगा देते हैं बाद में ऊपर से इस तरीके से रहता है। यहाँ अगर देखोगे तो ये हुक रह गया, और हुक के पीछे अगर देखोगे आपको पीटीओ भी दिखाई दे रहा है। ये आपकी डिस्क आती है, डिस्क प्लाउ बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्क प्लाउ प्राइमरी टिलेज का काम करेगा और डिस्क हैरो वो सेकेंडरी टिलेज का काम करेगा, कंफ्यूज नहीं होना। हैरो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कल पढ़ेंगे वैसे तो अपने सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स को। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये होगी कि जिसके भी पीछे हैरो लग गया वो सेकेंडरी टिलेज का काम करेगा। लेकिन ध्यान रखना सेकेंडरी टिलेज में केवल हैरो नहीं होते, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे देखिए ये चक्की चल रही है, ये जो डिस्क लगी है ये चल रही है, यहाँ पे ये इस तरीके से चलती रहती है। तो चलती रहने के कारण एक ब्लेड की तरह काम करेगी, सोइल को काटती रहेगी ऊपर, यहाँ से सोइल को ऊपर की तरफ उछालती रहेगी, ठीक है। ये भी इन्वर्ट करती रहेगी सोइल को। जहाँ पे एमडी प्लाउ नहीं चल पाएगा वहां पे ये चल पाएगी, क्यों, क्योंकि एमडी प्लाउ का शेयर हो सकता है किसी चीज में अटक जाए, इसमें कुछ अटकने वाला है नहीं। हार्ड सॉइल में यूज किया जाता है इसे, हैवी ऑपरेशन है ये, ट्रैक्टर को ड्राफ्ट बार ज्यादा लगानी पड़ती है डिस्क प्लाउ यूज करते टाइम। सेकंड हाईएस्ट ड्राफ्ट बार डिस्क प्लाउ के लिए लगाई जाती है, सबसे हाईएस्ट चिसेल प्लाउ के लिए लगती है।
एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो लास्ट वाली ये जो डिस्क है उसका क्या काम होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज है कि देखिए किस किन किन चीजों को आपस में माउंट किया गया। आप जस्ट इससे अगला क्या पढ़ोगे, रोटावेटर पढ़ोगे, तो रोटावेटर में भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, ट्रैक्टर को एक तो यहाँ से जोड़ा गया और दो नीचे वाले हिस्सों से जोड़ा गया है, लेकिन क्या पीटीओ से जोड़ा गया है? इसको नहीं जोड़ा गया। तो भैया भाई ये डिस्क घूमेगी कैसे? ये डिस्क घूमेगी, ये टायर जब घूमेगा साथ साथ में, तो इस टायर के घूमने के कारण यहाँ जो बेरिंग लगा होगा, जो रोड होगी, वो रोड रोटेट करेगी। उस रोड के रोटेट करने के कारण इनके सबके अंदर जो शाफ्ट लगी होगी वो शाफ्ट रोटेट करेगी, और ये जो चक्तियां हैं वो चक्तियां घूमती रहेगी। वरना ये चक्तियां क्यों घूमेगी? ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है जिसके कारण ये चक्तियां जो होंगी, डिस्क जो होंगी, वो घूमती रहती है, क्योंकि ट्रैक्टर से पावर नहीं मिल रही इनको घूमने के लिए। रोटावेटर में हम क्या करते हैं, पीटीओ ड्राइव को यूज करते हैं, जो ट्रैक्टर से पावर मिल जाती है रोटावेटर को घूमने के लिए। लेकिन डिस्क में ऐसा कोई सीन नहीं रहता। अगर मैं बात करूं सोविंग मशीन में, तो सोविंग मशीन में भी ऐसा एक पहिया लगा रहता है, जिसका काम भी क्या होगा, जिसका काम भी यही होता है, किसको करने का, फर्टिलाइजर टैंक और आपके जो सीड टैंक है उनके अंदर मैकेनिज्म को चलाए रखने का, ताकि क्या हो, बीज की आउटपुट नीचे की तरफ होती रहे। आप ये सारी चीजें समझ लोगे, लेकिन अभी नहीं, सोविंग वाले लेक्चर में। इसमें होपफुली आपका ये डाउट कंप्लीट हो चुका है कि इस पहिए का क्या काम होगा। ओके, तो इनके बाद में बात करते हैं रोटेरी टिलर, या फिर इसे रोटावेटर कह देते हैं मोर कॉमनली, बाकी इसे कहा जाएगा रोटोवेटर। अब रोटोवेटर का काम क्या होगा, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज दोनों एक साथ करेगा। दिखने में इसकी अपीयरेंस कुछ इस तरीके की रहती है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। ऊपर एक क्या बना दिया गया है, एक बॉडी बना दी गई, उसके अंदर क्या है, एक आपके शाफ्ट लगी हुई है, उस शाफ्ट पर ब्लेड्स अटैच की गई है। ठीक है, बहुत सारी ब्लेड्स अटैच की गई है। और यहाँ पे ऊपर क्या लगा दिया गया, एक पीटीओ अटैच करने के लिए पॉइंट दे दिया गया, जहां से पीटीओ ड्राइव की सहायता से, किसकी सहायता से, पीटीओ ड्राइव की सहायता से। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा कि पीटीओ ड्राइव क्या होता है। उसकी सहायता से ट्रैक्टर के पीटीओ से जोड़ दिया जाएगा। ट्रैक्टर का पीटीओ जब रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगी, जो शाफ्ट फर्दर इनसे जुड़ी हुई है, तो नीचे वाली शाफ्ट भी रोटेट करेगी। उनके रोटेट करने के कारण क्या होगा, ये चलती रहेगी, और इनके चलने से ब्लेड्स लगातार गोल गोल घूमती रहेंगी, और इनके गोल गोल घूमने के कारण क्या होगा, सोइल की टिलेज ऑपरेशन हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों एक साथ हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो इनके बारे में कुछ बातें लिखी गई है रोटावेटर के बारे में, वो बातें आप पढ़ लोगे। मैं आपको इनका मैकेनिज्म बता देता हूँ, क्या मैकेनिज्म है। कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे जो आपको समझ में ना आए। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल कंपोनेंट्स बता दिए गए, टाइम्स लगी है, रोटर लगी हुई, ये सारी चीजें आपके लगी हुई है किसके अंदर, रोटावेटर में। 3 पॉइंट लिंकेज के साथ में अटैच होता है। उसके अलावा पीटीओ के साथ में भी अटैच होता है एक बेवल गियर की सहायता से। अब बेवल गियर कौन सा रहता है, इसको बोलते हैं बेवल गियर। आपने इंजीनियरिंग के लेक्चर में जब पढ़ा था ट्रांसमिशन सिस्टम, तो वहां पे आपने एक वर्ड पढ़ा था बेवल पिनियन। तो वो क्या था, वो इसी तरीके का उभरा हुआ गियर जो था, उसी को तो बोल रहे थे। तो ये क्या हो गया, एक बेवल गियर बॉक्स हो गया, जो माउंटेड रहता है टॉप ऑफ यूनिट, और जिसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं ट्रैक्टर को। बेवल गियर बॉक्स आगे रहता है किसके, पावर शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, चेन से कनेक्टेड रहता है, जो रोटर को पावर देता है, वो ये आगे कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे चेन वेन लगी रहती है और आगे इसको पावर सप्लाई करने का काम करता है, और ये गोल घूमता रहता है। तो वही सारी चीजें, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा रोटावेटर का मैकेनिज्म मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है रोटावेटर। आप लोग एक बार रोटावेटर का मैकेनिज्म देख लीजिए। मैकेनिज्म देखने के बाद में आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट रहेगा इससे संबंधित। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसमें देखने वाली है कि इसको किन किन पार्ट से अटैच किया गया। तो ये जो अटैच किया जा रहा है वो किसकी सहायता से अटैच किया जा रहा है, ये अटैच किया जा रहा है आपके पीटीओ ड्राइव। ओके, जो ट्रैक्टर और रोटावेटर मशीन के पीटीओ ड्राइव को कनेक्ट कर दिया गया। बाकी 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम से भी इसे जोड़ा गया है, वो जोड़ रहा है एक साइड से, दूसरी साइड से शायद इसे पहले से जोड़ा गया है, ये दूसरी साइड से जोड़ा जा रहा है, इसे माउंट किया जा रहा है। ये आपकी क्या लगी हुई है, रोटावेटर ब्लेड्स है। रोटावेटर के अंदर जो नीचे वाला जो कंपार्टमेंट रहता है उसके अंदर रोटावेटर ब्लेड लगी हुई है, जो कनेक्टेड रहती है किसकी सहायता से, एक रोटेटिंग शाफ्ट की सहायता से। जब ट्रैक्टर का पीटीओ घूमना स्टार्ट करेगा तो पीटीओ पावर आगे किसको देगा, रोटावेटर को देगा, और रोटावेटर की ब्लेड्स भी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है।
तो होपफुली आपने देखो समझ लिया कि रोटावेटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, और यहाँ पे आपने ये भी समझ लिया किस तरीके से वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज कंप्लीट कर देता है एक साथ में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कृपया कर बताइए। उसके बाद में अगर प्राइमरी टिलेज के लिए देखा जाए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंट है चिसेल प्लाउ। ठीक है, अगर बात करें चिसेल की तो चिसेल किसे कहते हैं भाई? अगर आपने चिसेल नहीं देखा होगा, छेनी को कहते हैं। छेनी हथौड़ा, वो बढ़ई करता है ना काम, क्या काम करता है वो? हथौड़े से छेनी के ऊपर प्रहार करता है तो वो छेनी आगे से निकल जाती है, बस वही चीज। तो बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे। क्या कर दिया गया, अगर हमें क्या करना है, डीप टिलेज करना है, ठीक है, सोइल के सब सोइल एरिया में हमें टिलेज करना है, तो वहां पे टिलेज करने के लिए हम दूसरे उपकरण को काम में नहीं ले सकते। एमबी प्लाव को काम में नहीं ले सकते, डिस्क प्लाव को काम में नहीं ले सकते। हालांकि डिस्क प्लाव एमबी प्लाव से जरा डीप टिलेज करेगा, लेकिन फिर भी इतना डीप टिलेज नहीं कर पाएगा कि सब सोइल तक पहुंचे। तो सब सोइल तक टिलेज करने के लिए हम दो अलग अलग प्रकार के उपकरणों को काम में लेते हैं। एक हो गया आपका चिसेल प्लाव, और दूसरा कहते हैं जिसे सब सोइलर या फिर सब सोइल प्लाव। ठीक है, चिसेल प्लाव 40 सेंटीमीटर गहराई तक क्या कर देता है, प्लोइंग कर देता है। सब सोइलर है जो 45 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक चला जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों की खास बातें आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंस की बात करें तो बस दोनों में यही डिफरेंस है कि चिसेल प्लाव 40 सेंटीमीटर गहराई तक जाता है और सब सोइलर 75 सेंटीमीटर तक चला जाता है। ओके, मेजर डिफरेंस यही है, बाकी चीजें सिमिलर है। आपको इमेज देख के कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ओके, तो क्या कर दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर इसकी देखी जाए चिसेल प्लाव की, तो चिसेल प्लाव क्या करता है, ऊपर वाली सोइल को, जो टॉप पार्ट होगा, टॉप पार्ट को बिना डिस्टर्ब किए सब सोइल को क्या कर देता है, प्लाव कर देता है। यहाँ पे इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वही है, स्किड हो गए, बीम हो गए, क्रॉस शाफ्ट वगैरह, वो सारी चीजें इसके अंदर, कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगर देखा जाएगा चिसेल प्लाव के बारे में तो हैवी चिसेल टाइप, चिसेल का मतलब क्या रहेगा, छेनी के जैसी, तो भारी छेनी की जैसी इसके अंदर टाइप टाइन्स लगी रहती है। ठीक है, जिनका काम क्या होगा, ट्रैक्टर को जब खींचेंगे अपने तो वो ज्यादा गहराई से क्या करेगा, प्लोइंग करता है। और प्लोइंग करने के कारण सोइल की जो अंडर लेयरिंग लेयर्स होंगी, अंडर लेयरिंग लेयर्स का मतलब क्या, जो सब सोइल की जो लेयर्स होती है वो आपकी टूट जाती है यहाँ पे, और जो उसकी सरफेस सोइल होती है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं आता, या फिर वो आपको डैमेज उतनी ज्यादा नहीं दिखाई देती कि इसके अंदर कोई भी टिलेज ऑपरेशन हुए हैं। क्यों? क्योंकि शेयर पार्ट कहाँ पे काम करेगा, शेयर पार्ट तो नीचे की तरफ काम नहीं करेगा, इसीलिए। ओके, बाकी इनमें वही है कि 40 सेंटीमीटर गहराई तक चली जाएगी। फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो 0.42 हेक्टेयर पर आवर इनकी फील्ड कैपेसिटी होती है, जब हम स्पेसिंग दे रहे हो 1.5 मीटर की। ठीक है, रोज के बीच में दो अलग अलग पंक्तियों के बीच में अगर मैं 1.5 मीटर की स्पेसिंग यूज कर रहा हूँ डीप प्लोइंग करते टाइम, तो मैं 0.42 हेक्टेयर पर आवर कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके अलावा बस वही चीजें पिन विन दी रहती है प्रोटेक्शन के लिए, और सारी बस वही चीजें, कोई खास इसमें है नहीं, आप पढ़ लेना। इमेज में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको चिसेल प्लाव दिखाई दे रहा है, ये इसका स्टैंड पार्ट हो गया, ये बॉडी होगी जिसपे अटैच रहती है, यहाँ ओवरलेडिंग प्रोटेक्शन पिन रहेगी, ये लॉन्ग टाइम रह गया, और फाइनली क्या रह गया, शेप रह गया, जो किस कौन सी शेप की होगी, ये चिसल शेप हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो वो ये काफी ज्यादा लेंथ है इसकी, जब ऑपरेट करेगा तो इस तरीके से सोइल के अंदर चला जाएगा। ये जो है वो 3 टाइम का चिसेल प्लाव है, इसके अंदर 1 2 3 टाइम्स है। जनरली आप इसे सिंगल टाइम का देख सकते हो। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में चिसेल प्लाव के। तो ये 40 सेंटीमीटर तक डेप्थ में जा सकता है। और हार्ड पेन, मैंने आपको सोयल साइंस पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ हार्ड पेन होता है। हार्ड पेन की बात करेंगे तो क्या होता है, जो अपर लेयर है सोइल का, उस सोइल के नीचे क्या होगी, एक कठोर परत पाई जाती है, जिस कठोर परत के कारण क्या होगा, पानी नीचे नहीं जा पाएगा, जड़ें नीचे नहीं जा पाएगी, और यहाँ पे फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाएगी, जिनकी जड़ें गहरी होती है उनकी। ओके, तो उस हार्ड पेन को दूर करने के लिए हम चिसेल प्लाव के काम में लेते हैं, डीप टिलेज के काम में भी इसे ले सकते हैं अपने। इससे बल्क डेंसिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखने वाली चीज है इसे, क्योंकि आमतौर पे टिलेज प्रैक्टिस से बल्क डेंसिटी बढ़ती है, इससे रिड्यूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसने क्या कर दिया, नीचे के एरिया को क्या कर दिया, थोड़ा लूज कर दिया, तो ऊपर का एरिया था वो क्या हो गया, कॉम्पैक्टनेस उसकी बढ़ गई। बाकी वही है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को ये बढ़ाता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यानी हाइड्रोलिक का मतलब क्या हो गया, जल। ठीक है, तो जल को एक दूसरे से जगह जाने में मदद करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब यहाँ पे हार्ड पैन होगा, एक सोइल की क्रस्ट जमा हो रखी होगी नीचे वाले हिस्से में, तो पानी नीचे नहीं जा पाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो अब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। 30 से 40% सोइल मॉइस्चर में इंप्रूवमेंट करता है ये। उसके अलावा जड़ों को भी आपके 40 से 45% फैलने में वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करेगा? हार्ड पैन को रिमूव करके। किसी भी 35 से 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के द्वारा चिसेल प्लाव को ऑपरेट
किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सब सोइल प्लाऊ के बारे में। तो सब सोइल प्लाऊ का और चिसेल प्लाऊ का कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें डिफरेंस रखने वाली बात यह है कि ये 45 टू 75 सेंटीमीटर तक गहराई में कार्य कर सकता है, चिसेल प्लाऊ 40 सेंटीमीटर गहराई तक कार्य कर सकता है। ओके, बाकी टोटली सेम टू सेम है, कुछ भी आपको इसमें विजिबली भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने चिसेल सॉरी सब सॉइलर की एक इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हो, आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये और ज्यादा गहराई तक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कृपया कर बताइए। ठीक है, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।